ऑलराइट, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वंस अगेन वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग यहां पर टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज कर रहे हैं फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 2027 एग्जाम्स। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, मैं आप लोगों को पहले इस रिविजन सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं। यहां पर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज रिविजन। यहां पर आप लोगों को फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं। ये मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होने वाली है। और इस रिविजन सीरीज के बाद आपको क्वेश्चंस करने होंगे फ्रॉम सेल्फ स्टडी बुक, इनकम टैक्स और जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक से, और स्कैनर से आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ये हमारा इनकम टैक्स का शेड्यूल है। हम लोगों ने इसको 10th मार्च से स्टार्ट किया था। टुडे इज 12th ऑफ मार्च। आज हम लोगों को करना है इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये हम लोगों का पूरा शेड्यूल है, इसको आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद फिर ये हम लोगों का जीएसटी का शेड्यूल है। अब हम लोग यहां पर तो अपनी सेल्फ स्टडी बुक से पढ़ेंगे और माइंड मैप से पढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी ये मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली कम टू दिस वेबसाइट kumarnishant.com। आपको kumarnishant.com पर आना है और आपको यहां पर कोर्सेज पर क्लिक करना होगा। जब आप यहां पर कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर मल्टीपल कैटेगरीज दिख जाएंगी। सीए कोर्सेज दिख जाएगा, सीए कॉम्बो कोर्सेज दिखेगा, सीए बुक्स दिखाई देगा और स्टॉक मार्केट दिखाई देगा। जब आप लोग यहां पर सीए बुक्स पर आओगे तो सीए बुक्स के सामने यहां पर आप व्यू ऑल पर क्लिक करना। जब आप लोग व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी यहां पर बुक्स दिखाई दे जाएंगी। आपको इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और टैक्सेशन की स्कैनर, ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 3 किताबें आप लोगों के पास हैं तो भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप ही करवा दो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर आओगे kumarnishant.com, आपको स्ट्रेट अवे ये मिल जाएगा। और ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए 15% ऑफ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस फास्ट ट्रैक बैच में जब आप लोग यहां पर आओगे तो फिर आप लोग देखोगे इसके कई सारे लेक्चर्स यहां पर आप लोगों को डेमो के तौर पर दिए हुए। ठीक है, जैसे बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन वाला ये जो लेक्चर है आपका, इसको आप लोग यहां पर वॉच पर क्लिक करोगे तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के भी ये दोनों लेक्चर्स आप लोग डेमो के तौर पर देख सकते हो। फिर कैपिटल गेन्स के भी ये दोनों लेक्चर्स आप लोग डेमो के तौर पर देख सकते हो, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे लेक्चर्स, और ये जो भी डेमो वाली प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब आप लोग ये वाला बैच परचेज कर लोगे तो आपको दिखाई कैसे देगा? आपको सिंपली वेबसाइट पर आना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको माई डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। जब आप माई डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपके एक्टिव कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे आपको यहां पर दिखने लग जाएंगे। तो आप यहां पर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन वाले पर क्लिक करोगे और आपके सामने ये पूरा का पूरा एलएमएस निकल कर आ जाएगा, जिसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं। और बाकी टॉपिक्स जो भी होंगे वो 21 मार्च तक हमारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रोज सुबह 8 बजे हम लोगों की फास्ट ट्रैक बैच वाली क्लास चलती है, राइट? अब यहां पर हर टॉपिक के लिए आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को जो लेक्चर मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और ये एमसीक्यूज क्विज के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बस ऐसे ही नहीं है कि आपको एक पीडीएफ दे दी गई, तो ये एमसीक्यूज क्विज के फॉर्म में है। आप लोग यहां पर स्टार्ट क्विज कर सकते हो। स्टार्ट क्विज करने के बाद आप लोगों के पास पूरा गेमिफाइड वे में ये एमसीक्यूज शुरू हो जाएंगे, और इनसे आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो और रिविजन अपना कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर माइंड मैप्स भी मिलते हैं, वर्कबुक्स भी मिलती हैं, और वो तीनों बुक्स जो मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर, ये तीनों की तीनों बुक्स आप लोगों को यहां पर मिल जाती हैं। यू आल्सो गेट अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जहां पर आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंटरैक्ट भी कर सकते हो। तो बस इतना याद रखना कि ये 15% ऑफ वाला जो ऑफर है वो बस आज रात 12 बजे तक ही है। ठीक है, यू वाचिंग दिस लेक्चर एट 9 PM टुनाइट, एंड रात 12 बजे तक, मतलब 2-3 घंटे ही बचे हुए हैं अभी फॉर दिस ऑफर टू एंड। तो आप लोग चाहो तो ये वाला बैच ले सकते हो। डेमो लेक्चर्स का भी लिंक यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बैच परचेज करने का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो रेगुलर बैच इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दोस सीए फाउंडेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम सितंबर 26 या जनवरी 27 में होने वाला है, और उस वाले बैच पर भी 15% का ऑफ चल रहा है। मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये रहा वो आपका रेगुलर वाला बैच। ठीक है, तो आप यहां पर आओगे, यहां पर आके आपको सिंपली कोर्सेज पर क्लिक करना है। कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को व्यू ऑल पर क्लिक करना है, और व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 8,500 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है, जो कि नॉर्मली 10,000 रुपीज का बैच होता है। और यहां पर भी आपको वो तीनों बुक्स मिलेंगे, और यहां पर डिटेल्ड वे में हम लोगों ने सारी की सारी चीजें की हुई हैं। यहां पर भी हर लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड समरी नोट्स, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें, लाइव डिस्कशन, व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ है यहां पर भी। और आराम आराम से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में भी की हुई है। यस, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, अपना आज का डिस्कशन। और आज का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरीज का। लेकिन आप इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। और मैं पिछली दोनों वीडियोस में देख रहा हूं, मैंने बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन में भी देखा, मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में भी देखा, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों के इतने लाइक्स और इतने कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। अरे एक इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल ही गया,
इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर माइंड मैप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है, इसका एक प्रॉपर माइंड मैप मैंने बनाया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरीज का एक प्रॉपर माइंड मैप मैंने बनाया हुआ है और इस माइंड मैप के थ्रू हम लोग अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये माइंड मैप आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको सिंपली वेबसाइट पर आना होगा और वेबसाइट पर आने के बाद आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहां पर सीए कोर्सेज के अंदर ही, सीए कोर्सेज के अंदर आपको ये वाला एक फ्री रिवीजन कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये टैक्सेशन का फ्री रिवीजन कोर्स मिल जाएगा। इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप इसमें एनरोल कर लेना, वेबसाइट पर लॉग इन करके आपको अपने आप को एनरोल करना होगा, ठीक है। कोई भी कोर्स में अगर आपको, चाहे वो फ्री वाला कोर्स भी हो, लेकिन उसके कंटेंट्स को आप तभी एक्सेस कर पाओगे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके वेबसाइट पर लॉग इन करोगे, ठीक है, तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो इस फ्री वाले कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए सर, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों के पास 3 पीडीएफ्स यहां पर ओपन है। ये है मेरी इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक से इनकम फ्रॉम सैलरीज वाला चैप्टर, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी बुक वाला चैप्टर है जो आप लोगों को सेल्फ स्टडी बुक से करना है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर ये है हम लोगों की इनकम फ्रॉम सैलरीज की स्कैनर, इससे आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगा यहाँ पर। एंड उसके बाद हम लोगों के पास है ये माइंड मैप, जिससे हम लोग मेजरली अपना रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। ये है हमारा माइंड मैप जिससे हम लोग मेजरली अपना रिवीजन करने वाले हैं। चलो सर, मैं आपको फटाफट से दिखाता हूं। ये तो माइंड मैप हो गया, ये हो गया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। इनकम फ्रॉम सैलरीज में कई सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको इग्नोर करते हैं। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार दिस इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। होता क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज ना बड़ा बहुत है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इनकम फ्रॉम सैलरीज वाला ये वाला जो चैप्टर है, ये बड़ा बहुत है। और बड़ा बहुत होने की वजह से, और क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हाउस रेंट अलाउंस है, पर्क्विजिट्स हैं, अलग अलग टाइप की पर्क्विजिट्स हैं, अलग अलग, फिर वो पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, लीव एनकैशमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड देयर आर सो मेनी लिमिट्स। तो इस वजह से कई सारे लोगों को लगता है कि यार ये सैलरीज वाले चैप्टर ना एक बहुत बड़ा बवाल है। बट ट्रस्ट मी, अब मुझे मालूम ये वाला लेक्चर कितना लंबा होने वाला है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, आई एम नॉट श्योर एट ऑल। लेकिन जितने भी घंटों का ये वाला लेक्चर होगा, अगर इसके बाद आप लोगों ने सेल्फ स्टडी बुक से और स्कैनर से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, सैलरीज आपका इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। और अगर सैलरीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो सैलरीज वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ना दिमाग लगाने वाली चीज होती नहीं है। द प्रोविजंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। क्या लिमिट्स हैं, क्या लिमिट्स, सर बस याद ही तो नहीं होता भाई। किसी भी चीज को अगर आप रिपीट करोगे तो वो याद होगी। किसी भी चीज को अगर आप रिपीट करते रहोगे तो वो याद होगी। अगर आप लोगों ने मेरा बाउंस बैक स्ट्रैटेजी वाला सेशन नहीं देखा तो उसको प्लीज देख लेना, उसका लिंक यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और उस बाउंस बैक स्ट्रैटेजी वाले सेशन में मैंने आपको रिवीजन करने की एक टेक्निक बताई है, जहां पर आप जो भी चीज भी पढ़ते हो उसका पहला रिवीजन 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए, नेक्स्ट रिवीजन उसका 3 डेज बाद होना चाहिए, एंड एवरी 7th डे आपको उसका रिवीजन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन करके देखो, इट्स हाईली प्रैक्टिकल एंड हाईली यूजफुल फॉर ऑल द फ्रिकन सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फॉर सीए फाइनल, ठीक है। क्योंकि जो लोग इस रिवीजन टेक्निक को फॉलो कर लेते हैं भाई, वो अपना एग्जाम फोड़ के आते हैं। जो लोग क्वेश्चन ही करते रहते हैं, जो लोग इस पर डाउट करते रहते हैं कि यार ये होगा कैसे, इतना सारा हम रिवाइज करते रहेंगे तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वो लोग हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप ज्यादा बार रिपीट करोगे ना, वो आपको याद हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिकॉर्ड, एनालाइज, समराइज, ऑर्गेनाइज, डिबेट एंड एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन दैट आर illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the understanding, enrichment, enhancement and education of human brains through sensory route of vision, sometimes touched. किताबें सर, बुक्स भूल गया हूं, ले लूं। 3 इडियट्स में रणछोड़ दास श्यामल दास छांचड़, जो कि आमिर खान ने कैरेक्टर प्ले किया था, उसका ये डायलॉग था, ठीक है, उसका ये वाला डायलॉग था। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब लोगों ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। इतना क्या है, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी जिंदगी में भी हमारी फिल्मों की तरह एंड तक सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग्स। और अगर सब ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं। मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते रहते हैं, हर घड़ी, हर पल, हर दम। इसे प्यार कहूं, पागलपन, या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं नैना, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं है। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद भी सच। इतने सारे डायलॉग्स एंड माय फेवरेट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज को अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करोगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज आपको याद ना हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सैलरीज वाला चैप्टर हो, कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर हो,
रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर हो, जीएसटी की थ्योरी हो, कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो रेपिटेशन से याद नहीं की जा सकती। और रेपिटेशन करने का टाइम आपके पास है, ट्रस्ट मी, रेपिटेशन करने का टाइम आपके पास है। तो अगर आपने मल्टीपल टाइम्स किसी चीज को रिपीट किया, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स किसी चीज को रिवाइज किया, तो डेफिनेटली वो चीज आपको याद रहेगी और एग्जाम में आपकी मेमोरी ही आपको हेल्प करती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, किसी भी एआईआर का इंटरव्यू देख लेना, एग्जाम में मेमोरी ही आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सैलरीज वाला चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ने जा रहे हैं। 2, सवा 2, ढाई, जितने भी घंटे लगेंगे, आई डोंट केयर। I seriously don't care because I want you to understand each and every concept of this chapter, and उसके बाद I want you to solve each and every question from the self study book as well as from scanner. ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है आपका, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। सच बता रहा हूं मैं, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप चाहते हो कि सर आप ही क्वेश्चंस करा दो, आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो। अगेन, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट एंड इट इतने बढ़िया रिटर्न्स देगा ये आपको कि अभी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा खुद के लिए, जब आप बार बार सेम चीजों को रिवाइज करोगे। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा प्रोलॉग ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, प्रोलॉग ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मुझे मालूम है कि सैलरीज वाले चैप्टर में कई सारे लोग आके थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद छोड़ देते हैं। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू सम मोटिवेशन कि भाई प्लीज डू नॉट गिव अप, यू कैन डू दिस। एंड जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, 2-4 क्वेश्चंस जब आप करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि यार मैक्सिमम क्वेश्चंस तो सिमिलर टाइप के आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो तो सेम टाइप के आ रहे हैं। हर क्वेश्चन में बस 2-4 ही एडजस्टमेंट्स अलग आ रहे हैं, बाकी सब तो सेम आ रहे हैं। तो यू कैन डू दिस, यू विल डू दिस, आई नो इट वेरी वेल। आप कर सकते हो, आप इसको करोगे। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रेपिटेशन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलरी से रिलेटेड अपना डिस्कशन। तो सैलरीज में होता क्या है, 3 ही सेक्शंस हैं, सेक्शन 16, 17, 18। गलत बोल दिया, सेक्शन 15, 16 और 17। ठीक है, 3 सेक्शंस है हमारे पास, सेक्शन 15, 16 और 17। 15 जो है वो चार्जेबिलिटी के बारे में बात करता है, 16 जो है वो डिडक्शंस के बारे में बात करता है, और 17, सेक्शन नंबर 17, वो बात करता है कि सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एसेंशियल्स ऑफ सैलरी के बारे में बात करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये सेल्फ स्टडी बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात तो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर फीस पे करके मेरा कोई कोर्स परचेज करते हो, तो क्या आप लोग मेरे एम्प्लॉयर हो गए? नहीं, आप लोग मेरे एम्प्लॉयर नहीं हुए। लेकिन आप लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद किसी फर्म में जॉब करोगे, तो वो फर्म आपका एम्प्लॉयर होगी और आप उसके एम्प्लॉयर होगी और आप उसके एम्प्लॉई होगे। तो वो फर्म जो भी पैसा आपको देगी, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। दूसरा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला भी जो आपको पैसा मिलेगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले हेड में ही टैक्सेबल होता है। तीसरा, फोरगोइंग ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास सैलरी आई और मैंने कहा कि यार मेरी 50,000 रुपए महीने की सैलरी में से 40,000 रुपए मैं किसी अनाथालय को डोनेट करना चाहता हूं। ठीक है, मेरी 50,000 रुपए की सैलरी आई और मैंने कहा कि 40,000 रुपए की सैलरी मैं किसी अनाथालय को डोनेट करना चाहता हूं, तो मैंने अपनी सैलरी को फोरगो कर दिया। और अब मैं सरकार से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सरकार मेरी सैलरी को 10,000 रुपए ही महीना माने, क्योंकि 40,000 रुपए तो हर महीना मैं अनाथालय को डोनेट कर देता हूं। तो सरकार कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी सैलरी हर महीने 50,000 रुपए मानी जाएगी। आप हमें पहले 50,000 रुपए महीने के हिसाब से टैक्स दे दो और उसके बाद बची कुची सैलरी में से आपको अनाथालय में देना है, आपको जलाना है, आपको उड़ाना है, आपको खाना है, आपको बिछा के सोना है, आपको जो मर्जी आए आप वो करो। ठीक है, लेकिन just because you forwent your salary, just because you forwent your salary, forgo करने का past tense होता है forwent। ठीक है, तो just because you forwent your salary doesn't mean कि आप उस पर टैक्स नहीं दोगे। नेक्स्ट, सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? सरेंडर ऑफ सैलरी होता है जब आप सरकार को ही अपनी पूरी की पूरी सैलरी दे देते हो। तो गवर्नमेंट का ही एक लॉ बनाया हुआ है जिसमें सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट होता है। उस एक्ट के तहत अगर आप अपनी सारी की सारी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सरेंडर कर देते हो, तो सरकार कहती है कि हाँ तब तो ठीक है। मतलब उसमें ऐसा नहीं बोला जाता कि सैलरी मिली है पहले टैक्स दो और उसके बाद सरेंडर करो। नहीं, अगर आपने पूरी की पूरी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दी, तो आप उसको और उस पर टैक्स कहां से दोगे? नेक्स्ट, सैलरी पेड टैक्स फ्री। बहुत ध्यान से आप लोग एक बात सुना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। ठीक है, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है,
हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि जिस साल आप इनकम अर्न करते हो उस साल को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, लेकिन जिस साल आप उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स देते हो उस साल को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने सपोज फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकम अर्न की तो 25-26 हो जाता है प्रीवियस ईयर और 26-27 हो जाता है असेसमेंट ईयर। अब होने क्या लग गया था कि कई सारे लोग क्या करते थे, पैसे तो कमा लेते थे लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती थी अगले साल में तो खा पी के उड़ा देते थे और फिर कहते थे हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तो सरकार ने 3 ऐसे तरीके निकाले जिससे सरकार क्या करती है कि जिस साल आप इनकम कमाते हो उसी साल उस इनकम पर पूरा का पूरा टैक्स भी वसूल लेती है। ठीक है, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपने पैसा कमाया तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही सरकार को पूरा का पूरा टैक्स भी मिल जाता है। ऐसे सरकार ने 3 तरीके निकाले हैं। एक है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दूसरा है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और तीसरा है एडवांस टैक्स। ठीक है, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स, ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से सरकार को जिस साल में आपने इनकम कमाई उस साल पर जो भी टैक्स लगता है, उस इनकम पर जो भी टैक्स लगता है वो सरकार को उसी साल मिल जाता है। अब इन तीनों ही, ये जो टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड डिटेल्ड चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग इवेंचुअली बाद में बात करेंगे एज पर आवर शेड्यूल, राइट। लेकिन अभी मैं आप लोगों को टीडीएस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं टीडीएस का, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोगों को टीडीएस की जरूरत, टीडीएस का हम लोगों को यूज होगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में पहले टीडीएस का मतलब बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना है। इसको मैंने जूम कर दिया जैसे मैं यहां पर लिख पाऊं। मैं लिख पा रहा हूं क्या यहां पर? लेट्स सी, मैं यहां पर लिख पा रहा हूं? ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इतना ज्यादा बड़ा चलेगा? और अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो? हाँ, तो सीधा चलेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। लेट्स सी, यस, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, लेकिन मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा कर देता हूं। दिस इज एट 1 पॉइंट, मैं इसको 0.6 कर देता हूं। अभी अभी ठीक है, फिर भी अभी ठीक है। ठीक है, एक बार को चल जाएगा मेरा काम। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। तो क्या होता है, सपोज मैं कहीं पर काम कर रहा हूं। ठीक है, सपोज मैं वहां पर कहीं पर काम कर रहा हूं और वहां पर वो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, वो लोग मुझे 2 लाख रुपीस पर मंथ पैसा दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग मुझे 2 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, मे बी वो 2 लाख रुपीस पर मंथ मुझे प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, मे बी वो 2 लाख रुपीस पर मंथ मुझे कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। आई एम नॉट टॉकिंग नेसेसरीली अबाउट सैलरी। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग नेसेसरीली अबाउट सैलरी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। तो सपोज मैं कहीं पर काम कर रहा हूं और वो लोग मुझे 2 लाख रुपए हर महीने दे रहे हैं। ठीक है, अब जो भी रेलेवेंट लॉ है उसके हिसाब से वो लोग क्या करेंगे कि मतलब चलो लेट्स से द नेम ऑफ द कंपनी इज XYZ। ठीक है, लेट्स से द नेम ऑफ द कंपनी इज XYZ। अब XYZ अगर एनके को पैसा दे रहे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, XYZ अगर एनके को पैसा दे रहे हैं 2 लाख रुपए, तो ये लोग करते क्या है, ये लोग इसमें से 20,000 रुपीज काट लेंगे। सपोज 10% ये लोग काट लेंगे। ठीक है, अगर ये लोग 10% काट लेंगे तो इसमें से 20,000 रुपीज कट गया और मेरे पास इन्होंने कितना दिया, इन्होंने मुझे 1.8 लाख रुपीस दिया। यस, इन्होंने मुझे कितना दिया, इन्होंने मुझे 1.8 लाख रुपीस दिया। ये मैं आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि आगे के पूरे करिकुलम में हम लोगों को टीडीएस के इस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। यार इसमें ना ऐसे बड़े बड़े में मजा नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मुझे ऐसे में बड़े बड़े में मजा नहीं आ रहा। मैं छोटी ही तरीके से मैं इसको लिख के फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इसको मैं 1 पॉइंट पे ही कर देता हूं। अरे आजा मेरे भाई, हाँ डन। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सपोज कोई ये कंपनी है XYZ और XYZ क्या कर रही है, मुझे पैसे दे रही है, 2 लाख रुपए महीना दे रही है ये। ठीक है, अब अगर ये कंपनी मुझे 2 लाख रुपए महीना दे रही है तो मैंने आपको बताया जो भी रेलेवेंट लॉ है उस लॉ के हिसाब से सपोज इसने 20,000 रुपीज का टीडीएस काटा। ठीक है, 20,000 रुपीज का इसने टीडीएस काटा। टीडीएस का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा मुझे पैसा देने से पहले इसी ने काट लिया। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये है मेरा सोर्स ऑफ इनकम। XYZ इज माई सोर्स ऑफ इनकम, राइट। मेरे सोर्स ऑफ इनकम ने जब मुझे पैसा दिया तो उसमें से 20,000 रुपीज काट लिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम ने ही मुझे पैसा देते समय 20,000 रुपीज डिडक्ट कर लिया। क्यों उसने डिडक्ट कर लिया, क्योंकि ये टैक्स है। अब ये करेगी क्या, XYZ लिमिटेड क्या करेगी, ये जो 20,000 रुपीज इसने मेरा काटा, इस 20,000 रुपीज को XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर देगी, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर देगी। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पूरी अपनी इनकम में, टोटल इनकम में मैं 2 लाख रुपीस ही इंक्लूड करूंगा।
वैसे मुझे मिल कितना रहा है, मुझे मिल रहा है 1,80,000 रुपीज, राइट। वैसे मुझे मिल रहा है 1,80,000 रुपीज, लेकिन मैं अपनी टोटल इनकम में 2 लाख रुपीज महीना ही मानूंगा। मतलब मेरी टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी, मेरी टोटल इनकम 24 लाख रुपीज ही मानी जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को, मेरी टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी, मेरी टोटल इनकम 24 लाख रुपीज ही मानी जाएगी। बट सर ये तो थोड़ा सा अनफेयर हो गया कि आपको मिल 180 रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा 2 लाख रुपीज मान रहे हो और 24 लाख रुपीज आप अपनी एनुअल इनकम मान रहे हो। नहीं है, अनफेयर क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। तो XYZ लिमिटेड क्या करती है, हर महीने मुझे पैसा देती है 2 लाख रुपए, और उसमें से 10% का TDS काटती है। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और इस पैसे को ये क्या करती है, सरकार के खाते में जमा कर देती है, अपने पास नहीं रखती, ये सरकार के खाते में जमा कर देती है और मेरा पैन बता देती है कि यार ये ना हमने निशान से लिया और निशान से लेकर आपको जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सरकार के पास मेरा 20,000 रुपीज पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी सरकार के पास मेरा 20,000 रुपीज पड़ा हुआ है, तो एवरी मंथ गवर्नमेंट इज गेटिंग 20,000 रुपीज फ्रॉम माई पॉकेट। ठीक है ना, एवरी मंथ गवर्नमेंट इज गेटिंग 20,000 रुपीज फ्रॉम माई पॉकेट। सर आपकी पॉकेट से कैसे हुआ, क्योंकि आइडियली 2 लाख रुपए मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है, ये जो XYZ है अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, ये जो 2 लाख रुपए मुझे देता, उसी 2 लाख रुपए में से तो 20,000 रुपए काट के सरकार को दे रहा है। तो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी गेटिंग 20,000 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम माई पॉकेट, राइट। आई होप ये वाली बात एकदम क्लियर है। गवर्नमेंट इज गेटिंग 20,000 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम माई पॉकेट, राइट। तो अब सरकार के पास साल भर में कितना पैसा आ चुका है मेरी जेब से निकलकर, 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपीज का सरकार के पास ऑलरेडी पैसा पहुंच चुका है। ठीक है, 2,40,000 रुपीज सरकार के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब क्या होगा, जब साल के एंड में मैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करूंगा 24 लाख रुपीज पर, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। साल के एंड में जब मैं 24 लाख रुपीज पर अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, आइए कैलकुलेटर देवता मदद करिए जरा। तो कैलकुलेटर देवता की हम लोग यहां पर मदद लेते हैं। ठीक है, 24 लाख रुपीज पर मैं अपनी सैलरी कैलकुलेट करूंगा, टैक्स कैलकुलेट करूंगा। सपोज ओल्ड स्कीम में हम लोग जा रहे हैं, तो 0 से 2.5 तो कुछ भी नहीं, 2.5 से 5 लाख रुपीज 12,500 रुपीज एम प्लस, 5 लाख रुपए से 10 लाख 1 लाख रुपए एम प्लस, और फिर 10 लाख रुपए से 24 लाख रुपए यानी 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए पर 30%, 14 लाख रुपए पर 30% कितना आता है, ये आ जाता है एम प्लस करेंगे, मेरी ये आ जाती है 5,32,500 रुपीज। इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे तो इंटू 1.04, ये आ जाएगी 553,800। अगर मेरी टोटल इनकम 24 लाख रुपीस है, तो उस पर ओल्ड स्कीम के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी आ रही है, ओल्ड स्कीम के हिसाब से मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 5,53,800 रुपीस। लेकिन सरकार के पास ऑलरेडी कितना पैसा जा चुका है, हर महीने मेरा 20,000 रुपीज सरकार के पास जा रहा है। मतलब सरकार के पास मेरी जेब से 2,40,000 रुपीज ऑलरेडी है। ठीक है, सरकार के पास मेरा 2,40,000 रुपीज ऑलरेडी है। तो इवन दो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 5,53,800 रुपीज, I will need to pay only the differential amount to the government, because the government already has 2,40,000 rupees from my pocket. So I will reduce 2,40,000 rupees from here, and I will have to pay only 3,13,800 rupees to the government. ठीक है, I'll have to pay only 3,13,800 rupees to the government, because the government already has 2,40,000 rupees from my pocket, right? So this is basically the concept of TDS. जब आपको पैसा देने वाला आपके पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा काट के सरकार को दे देता है और आपका पैन बता देता है, जिससे आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में से आपको उतने का डिडक्शन मिल जाता है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि आपको उसका क्रेडिट मिल गया। ठीक है, तो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई थी 5 लाख समथिंग समथिंग जो भी आई थी, उसमें से 2,40,000 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिल गया। ये जो हमने डिडक्शन दिया ना, इस डिडक्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये 2,40,000 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिला। क्यों क्रेडिट मिला? बिकॉज मेरी जेब से 20-20 हजार रुपए हर महीने निकलकर सरकार के खाते में जमा हो रहा था, तो सरकार के पास मेरी जेब से निकलकर 2,40,000 रुपीज ऑलरेडी जा चुका था। आई होप यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बूम टाइप कर दीजिए अगर मजा आ गया तो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। अब आप मुझे एक बात एकदम ध्यान से बताना, बहुत आराम से बताना, मुझे कंपनी ने कितना पैसा दिया, 1,80,000 रुपीज, लेकिन मेरी सैलरी में कितना इंक्लूड हुआ? मेरी सैलरी में तो पूरा 2 लाख रुपीज इंक्लूड हुआ। यस, ठीक है, मेरी सैलरी में कितना इंक्लूड हुआ? मेरी सैलरी में पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज इंक्लूड हुआ। मतलब क्या हो गया कि जितना मुझे कैश में मिला, मतलब क्या हो गया कि जितना मुझे इन हैंड मिला, जितना मुझे इन हैंड मिला प्लस जितना मेरा टीडीएस कटा था, वही मेरी टोटल इनकम आएगी, वही मेरी इनकम आएगी। यस और नो? वही मेरी इनकम है। तो मेरी इनकम है क्या? मेरी इनकम है जितना मुझे हाथ में मिला प्लस जितना टीडीएस कटा, क्योंकि तभी तो ये मेरी टोटल इनकम आएगी। और इसी में से जितना भी टीडीएस कट चुका है, इस पर जो भी मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा, उस टैक्स लायबिलिटी में से जितना टीडीएस कट चुका है उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। राइट? बस
इसी तरह से कुछ अलग रूल्स होते हैं। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सैलरी देता है तो उस पर भी टीडीएस काटता है। किस रेट से टीडीएस काटता है? क्या 10% के रेट से टीडीएस काटता है? नहीं। कैसे टीडीएस काटा जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। ठीक, तो जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सैलरी देता है, ठीक है, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सैलरी देता है तो उस सैलरी में से थोड़ा सा टीडीएस काटने के बाद उसको देता है, लेकिन एम्प्लॉई के हाथ में पूरी वैल्यू इंक्लूड की जाती है, ठीक है। अब यहीं पर सेम एग्जांपल में मान लो XYZ लिमिटेड मेरा एम्प्लॉयर था, एनके यानी मैं एक एम्प्लॉई हूं, ठीक है। बस मान लो कि XYZ लिमिटेड मेरा एम्प्लॉयर था और मैं इसका एम्प्लॉई हूं, तो ये मुझे 2 लाख रुपए देगा, लेकिन 20,000 रुपए का टीडीएस काटेगा, मेरी जेब में 1,80,000 रुपीज आएगा, लेकिन मेरी इनकम कितनी इंक्लूड की जाएगी, मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? मेरी इनकम पूरी की पूरी 2 लाख रुपए मानी जाएगी, ठीक है। मेरी इनकम पूरी की पूरी 2 लाख रुपए मानी जाएगी। आई होप यहां तक की बात आपको सबको समझ में आ रही है। ओके, अब कई बार ऐसा होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, दिस इज गेटिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। Now this is getting even more interesting. Listen to me. Now this will get even more interesting. कई बार एम्प्लॉयर आपको सिर्फ पैसे वाले बेनिफिट्स नहीं देता, आपको नॉन कैश बेनिफिट्स भी देता है, ठीक है। जैसे आई हैव अ यंगर ब्रदर, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था 2016 में, तो हिज फर्स्ट जॉब वाज इन अ कंपनी कॉल्ड लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। तो लार्सन एंड टूब्रो नाम की कंपनी में मेरे भाई की अपनी पहली जॉब लगी थी, और लार्सन एंड टूब्रो ने मेरे भाई को रहने के लिए एक मकान भी दिया हुआ था, ठीक है। इट वाज अ फ्लैट शेयर, तो एक अपार्टमेंट था, उसमें मल्टीपल फ्लैट्स थे, और उस पूरे के पूरे अपार्टमेंट में उस कंपनी के एम्प्लॉइज रहते थे और शेयरिंग बेसिस पर रहते थे। अगर कोई फैमिली के साथ रहता था तो उसको एक पूरा फ्लैट दिया हुआ था। अब जैसे मेरा भाई था, वो तो सिंगल था ऑब्वियसली, 20-22 साल का था, 21 साल का, तो फिर उसके साथ कोई एक और रूममेट भी दिया हुआ था, ठीक है। अब अगर मेरा भाई वहां पर जॉब नहीं करेगा तो क्या ये फ्लैट उसके पास रहेगा? नहीं। तो ये फ्लैट मेरे भाई को क्यों मिला? ये फ्लैट मेरे भाई को इसलिए मिला क्योंकि वो लार्सन एंड टूब्रो में काम कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो जो भी पैसे उसको दे रहा है, मेरे भाई को दे रहा है, वो पैसे तो दे ही रहा है, साथ ही साथ सैलरी की वजह, साथ ही साथ सैलरी के साथ साथ उसको एक ये फ्लैट भी दे दिया, उसको ये फ्लैट भी दे दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लैट की जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द सैलरी, विच विल बी काउंटेड एज कि तुषार इतना अर्न कर रहा है लार्सन एंड टूब्रो से, माय ब्रदर्स नेम इज तुषार, ठीक है। तो तुषार के हाथ में, चलो मैं नंबर्स के साथ बताता हूं, तुषार को इन हैंड सैलरी मिल रही थी 60,000 रुपीज, ठीक है। तुषार को इन हैंड सैलरी मिल रही थी 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज सैलरी मिल रही है, प्लस साथ ही साथ वो जो मकान है वो मकान भी मिला हुआ है। तो हम तुषार की टोटल सैलरी कितनी मानेंगे? सिर्फ 60,000 रुपीज मानेंगे, या 60,000 रुपीज प्लस सम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट मकान ऑल्सो? ऑब्वियसली प्लस सम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट मकान ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि अगर तुषार कल को जॉब छोड़ देता है तो क्या वो मकान रहेगा उसके पास? नहीं। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट था कि हम आपको 60,000 रुपीज दे रहे हैं, मतलब तुषार को 60,000 रुपीज सैलरी मिल रही है, और उस मकान का भी, वो मकान भी तुषार को मिल रहा है, थोड़ा सा पोर्शन उस मकान का भी मिल रहा है, तो उस मकान की भी मॉनेटरी वैल्यू तुषार की सैलरी में इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। ऐसी फैसिलिटीज को परक्विजिट्स कहा जाता है, ऐसी फैसिलिटीज को परक्विजिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, चाहे वो कैश में दे चाहे वो नॉन कैश में दे, तो इसको परक्विजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परक्विजिट कहा जाता है। एक सिंपल सा एक और एग्जांपल लेता हूं मॉनेटरी परक्विजिट का, ये तो क्लियरली सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दिस इज अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, ठीक है। ये जो मकान रहने के लिए दिया, दिस इज सो कॉमन सेंसिकली लॉजिकली अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, क्योंकि पैसे थोड़ी दिए, रहने के लिए मकान दे दिया, ठीक है। मॉनेटरी परक्विजिट का एग्जांपल क्या हो गया कि सपोज कंपनी तुषार से कह रही है कि आप हर महीने अपने मोबाइल का बिल भेज दिया करिए, हम आपके मोबाइल का बिल आपको रीइंबर्स कर देंगे, ठीक है। हम आपके मोबाइल का बिल आपको रीइंबर्स कर देंगे, या हम आपके मोबाइल का बिल डायरेक्टली भर देंगे। तो ये हो गई एक मॉनेटरी परक्विजिट। ये क्या हो गई? ये हो गई एक मॉनेटरी परक्विजिट। लेकिन अगर कंपनी ने रहने के लिए आपको मकान दे दिया, आपको यूज करने के लिए लैपटॉप दे दिया, आपको यूज करने के लिए गाड़ी वगैरह दे दी, तो ये सारी हो जाती है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। लेकिन अगर कंपनी कहती है नहीं नहीं, तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा हम लोग दे देंगे, गाड़ी में जितना भी पेट्रोल लगता है हम डलवा देंगे, ये हो गई एक मॉनेटरी परक्विजिट, ठीक है। तो सैलरी के अलावा जो भी कंपनी आपको देती है वो परक्विजिट्स होती हैं, ठीक है। अब ये परक्विजिट्स मॉनेटरी भी हो सकती हैं, ये परक्विजिट्स नॉन मॉनेटरी भी हो सकती हैं। अब जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स होती हैं, जैसे तुषार को मकान मिला, इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की भी कोई तो मॉनेटरी वैल्यू हमें असाइन करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम तुषार की सैलरी में उसको ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ये जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट तुषार को मिली है, इसकी कोई तो मॉनेटरी वैल्यू हम लोगों को निकालकर असाइन करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग तुषार की सैलरी में ऐड कर पाएंगे। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये मॉनेटरी वैल्यू निकाली कैसे जाती है, इसके मल्टीपल रूल्स हैं,
अलग अलग परक्विजिट्स होती हैं, उनकी वैल्यू निकालने के अलग अलग रूल्स होते हैं, जिसको अगेन हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। डन, इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ कम्स दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ। नाउ कम्स दिस इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ, सैलरी पेड टैक्स फ्री। यही तो मैं आपको बता रहा था, उसी की वजह से तो मैं डाइवर्ट होकर आपको टीडीएस बताने लग गया, फिर मैं आपको परक्विजिट्स बताने लग गया, फिर मैं आपको नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स बताने लग गया, फिर मैंने आपको मॉनेटरी परक्विजिट्स बताई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी आपको ये सारी बात समझ में आएगी। सपोज तुषार की सैलरी है 60,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, 60,000 रुपीज पर मंथ। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि जो भी टीडीएस के रूल्स हैं उसके हिसाब से इस पर 10% का टीडीएस कटना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस पर 10% का टीडीएस कटना है। 6,000 रुपीज का टीडीएस कटेगा तो 54,000 रुपीज तुषार को इन हैंड में दिया जाएगा। ठीक है, 54,000 रुपीज तुषार को हाथ में दिया जाएगा। लेकिन तुषार की सैलरी इनकम कितनी मानी जाएगी? तुषार की सैलरी इनकम मानी जाएगी 54,000 रुपीज प्लस 6,000 रुपीज, यानी तुषार की सैलरी इनकम मानी जाएगी 60,000 रुपीज। बस इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुषार की सैलरी इनकम मानी जाएगी 54,000 रुपीज प्लस 6,000 रुपीज, यानी 60,000 रुपीज ये मानी जाएगी। साथ ही साथ कंपनी ने तुषार को रहने के लिए एक मकान भी दे दिया। उस मकान की मॉनेटरी वैल्यू निकाली गई उन रूल्स के हिसाब से। सपोज उस मकान की मॉनेटरी वैल्यू निकाली गई लेट्स से 10,000 रुपीज, लेट्स से 10,000 रुपीज। तो अब तुषार की टोटल सैलरी कितनी होगी? 60,000 तो कैश वाला और 10,000 वो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, तो तुषार की टोटल सैलरी हो गई 70,000 रुपए। ठीक है, अब एम्प्लॉयर के ऊपर तो ऑब्लिगेशन है कि तुम अपने एम्प्लॉय को जो भी दोगे उस पर तुमको 10% का टीडीएस काटना है। 10% नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं टू मेक थिंग्स सिंपल। ठीक है, कमेंट में पगला मत जाना, अरे सैलरी पर 10% थोड़ी होता है। मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि सैलरी पे 10% नहीं होता। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे अगर कोई पहली बार भी ये वाली चीज पढ़ रहा है तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 10,000 रुपीज का सपोज मॉनेटरी 10,000 रुपीज की सपोज मॉनेटरी वैल्यू निकल कर आती है। अब इस पर भी तो टीडीएस कटेगा। इस पर 10% का टीडीएस कितने रुपए का आएगा? इस पर 1,000 रुपए का आएगा, इस पर 1,000 रुपए का आएगा, तो ये 9,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन तुषार के हाथ में टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? तुषार के हाथ में टैक्सेबल वैल्यू तो पूरी की पूरी 10,000 ही आएगी ना। 9,000 प्लस 1,000 यानी 10,000। एकदम सिंपल सी बात है। तभी तो सर ये 60,000 प्लस ये 10,000 रुपीज 70,000 रुपीज हो गया। यस, अब मेरी बात ध्यान से आप सुनना, अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। ये 1,000 रुपए का टीडीएस एक नॉन मॉनेटरी परक्विजिट में से कैसे काटा जाएगा? कंपनी ने तुषार को रहने के लिए फ्लैट दिया, फ्लैट की खिड़की का एक पलड़ा तोड़ के देगी क्या कि ये पलड़ा जो है ये 1,000 रुपए का है और बाकी आप रहिए इसमें? ये 1,000 रुपए का पलड़ा हम निकाल के लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया ये तो टीडीएस है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 1,000 रुपीज का टीडीएस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की मॉनेटरी वैल्यू में से काटना पड़ेगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट में से काटा जाए? पॉसिबल ही नहीं है। मकान आपको रहने के लिए दिया, खिड़की का पलड़ा थोड़ी निकाल के आपको मकान दिया जाएगा, राइट? एकदम सीधी सी बात है। तो ये 1,000 रुपीज कटेगा कहां से? ये 1,000 रुपीज कटेगा मॉनेटरी वाले अमाउंट से। सीधी सी बात है, ये 1,000 रुपीज कटेगा मॉनेटरी वाले अमाउंट से। मतलब टोटल टीडीएस कटना कितना है भाई? टोटल टीडीएस कटना है 6,000 प्लस 1,000, यानी टोटल टीडीएस तो 7,000 रुपीज कटना है। अब 7,000 रुपीज का पूरा टीडीएस कहां से काटा जाएगा? इस 60,000 रुपीज से ही तो काटा जाएगा, इस 60,000 रुपीज से ही तो काटा जाएगा। और अगर इस 60,000 रुपीज से 7,000 रुपीज का टीडीएस काट लिया जाएगा तो 54,000 रुपीज थोड़ी मिलेगा। कितना मिलेगा? 53,000 रुपीज मिल जाएगा, 53,000 रुपीज मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के चक्कर में तुषार का 1,000 रुपए का कैश का लॉस हो रहा है? आपको नहीं लगता नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के चक्कर में इंप्लॉई का 1,000 रुपए का कैश का लॉस हो रहा है? भाई उसको तो अल्टीमेटली अपना घर चलाना है। ठीक है, उसको अल्टीमेटली अपना घर चलाना है। कहेगा यार 1,000 रुपए और कम मिलेंगे मुझे, ये तो गलत बात है। ठीक है, या मतलब मेरे तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे में कई सारे इंप्लॉयर्स क्या करते हैं, ऐसे में कई सारे इंप्लॉयर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो 1,000 रुपए इस पर टीडीएस कटना है ना, ये हम अपनी जेब से सरकार को दे देंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे में कई बार एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि ये जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर 1,000 रुपए का टीडीएस कटना है, ये हम अपनी जेब से सरकार को दे देंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और पंगा आ जाता है। अब इसमें एक और पंगा आ जाता है। अगर मान लो ये इसकी जेब से नहीं काटा गया, तुषार से नहीं काटा गया, तो ये कितना आया? ये तो 10,000 रुपीज आ गया, ये 10,000 रुपीज आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पर 6,000 रुपीज ही काटा गया, तो यहां पर ये आपका 54,000 रुपीज है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 1,000 रुपए का टीडीएस कैश वाले पोर्शन में से नहीं काटा गया, तो 6,000 रुपीज काटा गया, 54,000 रुपीज ही हो गया।
और 10,000 रुपीज में से कुछ नहीं काटा गया तो ये 10,000 रुपीज वैल्यू हो गई, और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से 1,000 रुपीज सरकार को जमा कर दिया। एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से 1,000 रुपीज सरकार को जमा कर दिया। तो भाई एक बात बताओ, हम लोग अभी तक ये नहीं पढ़ रहे थे क्या कि जितना भी इन हैंड मिला यानी 54,000 रुपीज, इन हैंड मिला 54,000 रुपीज, ठीक है, प्लस मॉनेटरी वैल्यू ये वाली 10,000 रुपीज, मॉनेटरी वैल्यू 10,000, ये वाली, ठीक है, प्लस जितना भी टीडीएस सरकार को एम्प्लॉयर ने जमा किया वो भी तो आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा। तो एक तो ये 6,000 रुपीज जो आपकी सैलरी से काट के जमा किया गया ये भी इंक्लूड हो जाएगा, और एम्प्लॉयर ने जो अपनी जेब से 1,000 रुपए जमा किया वो भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर ने जो अपनी जेब से 1,000 रुपए काट के जमा किया वो भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। भाई साहब ये तो टोटल 70 के आ गया, 71 के आ गया, ये तो टोटल 71,000 रुपीज आ गया। मतलब ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कितना नाक में दम कर रही है, आप समझ रहे हो बात को? ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कितना नाक में दम कर रही है, बात आप लोग समझ रहे हो? अगर इस पर टीडीएस काटो तो बेचारे के हाथ में कम सैलरी आएगी, अगर इस पर टीडीएस ना काटो, एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कर दे तो बेचारे की टैक्सेबल सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो सरकार कहती है तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। अगर एम्प्लॉयर ने आपको टैक्स फ्री सैलरी पे की है, अगर एम्प्लॉयर ने आपको टैक्स फ्री सैलरी पे की है तो जितना भी टैक्स एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से सरकार को पे किया है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, और आपकी सैलरी 70,000 रुपीज ही रहेगी। ठीक है, आपकी सैलरी 70,000 रुपीज ही रहेगी। ये था ये वाला पॉइंट, सैलरी पेड टैक्स फ्री। ठीक है, ये था ये वाला पॉइंट, सैलरी पेड टैक्स फ्री। तो ये आई होप अब ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइंड करके एक बार 2x पे देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन वी हैव दिस प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ चैप्टर के रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम वाले चैप्टर के बाद ये वाला जो पॉइंट है प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी वाला, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी को यहाँ पर डिटेल में सब मैंने दिया हुआ है तो इसको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो। ठीक है, सैलरी पे टैक्स फ्री वगैरह जो भी मैंने एग्जांपल वगैरह दिया वो सब कुछ सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोगों को सारे इसमें दिए हुए हैं। एंड प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी, इसको भी आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको भी आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो। तो मैं एक बार आप लोगों को माइंड मैप में दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार बस मैं आप लोगों को माइंड मैप में दिखा देता हूं। तो ये हम लोगों के लीगल प्रोविजंस हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, ये तो लीगल प्रोविजंस हैं जो मैंने आप लोगों को बताए कि चार्जेबिलिटी और ये डिडक्शंस और ये डेफिनेशंस, ये तो हो ही गया। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ सैलरी में देखो, एसेंशियल्स ऑफ सैलरी में अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो एसेंशियल्स ऑफ सैलरी में सबसे पहली बात क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर आपसे कुछ भी करवा सकता है, और जब ऐसा होता है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होता है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर क्या जो भी आपसे काम ले रहा है वो आपसे सिर्फ एक ही चीज करवा सकता है। ठीक है, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ओके, आप लोगों ने जो मुझे फीस दी है, तो आप लोगों ने अगर फीस देकर कोई भी कोर्स खरीदा है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मैं आप लोगों के प्रति बाध्य हूं, मैं आप लोगों के प्रति बाउंड हूं, किस चीज को लेकर? आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट कराने तक। ठीक है, मैं आपका कोर्स करा सकता हूं। आप बाद में मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो आपका कोर्स परचेज किया है, आप मुझे ये भी दे दो, आप मुझे ये भी दे दो, आप मुझे ये भी दे दो, आप ये भी करवा दो, आप हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी चल लो एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप मुझसे ये नहीं कह सकते, right? That is not a contract of service, that is a contract for service. You paid me to you paid me so that I can complete your syllabus in a timely manner, और मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूं। तो ये हो गया हमारे बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है तो इनकम मेरे हाथ में सैलरीज हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये मेरी प्रोफेशनल इनकम है और ये मेरे पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल्स वगैरह इसको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो। फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, फोरगोइंग ऑफ सैलरी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, सरेंडर ऑफ सैलरी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, सैलरी पे टैक्स फ्री के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी के बारे में आप लोग अपने आप से देख सकते हो। अब आ जाओ हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। हाँ, ठीक है, हम लोग यहां पर बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब सैलरी कब टैक्सेबल होती है? सैलरी टैक्सेबल होती है आइदर व्हेन इट इज ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, सैलरी टैक्सेबल होती है व्हेन इट इज ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जब आप लोग जॉब करने जाओगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि कई बार सैलरी ड्यू हो जाती है महीने के एंड में।
ठीक है। तो जैसे मार्च अभी चल रहा है, ठीक है, इट्स मार्च 2026, तो कई सारे एम्प्लॉइज के लिए क्या होगा, जब वो लोग काम कर रहे होंगे तो उनकी मार्च वाली महीने की जो सैलरी है वो 31 मार्च को ड्यू हो जाएगी, भले ही वो मिले 7 अप्रैल तक। ठीक है, भले ही वो अप्रैल तक मिले, लेकिन वो ड्यू मान ली जाएगी ऑन 31st ऑफ मार्च। तो अगर वो ड्यू मान ली जाती है ऑन 31st ऑफ मार्च, तो वो प्रीवियस ईयर 25-26 में ही टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो 31 मार्च 2026 को ड्यू हो गई, तो वो प्रीवियस ईयर 25-26 में फॉल कर गई। लेकिन अगर मान लो ड्यू हो रही है ऑन 1st ऑफ अप्रैल, अगर मान लो ड्यू ही 1st ऑफ अप्रैल हो रही है, अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू होती है और फिर 7 तारीख को मिलती है, और फिर 7 तारीख को मिलती है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ऐसे केस में प्रीवियस ईयर 26-27 में वो सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। मतलब मार्च 2026 की सैलरी अगर 1 अप्रैल 2026 को ड्यू होगी, तो वो कौन से ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, वो प्रीवियस ईयर 26-27 में टैक्सेबल हो जाएगी, बशर्ते वो पहले मिली ना हो। ठीक है, तो सैलरी की टैक्सेबिलिटी कब अराइज होती है, ड्यू और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, राइट। तो सैलरी इज टैक्स्ड व्हेन ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं एडवांस सैलरी। ठीक है, एडवांस सैलरी क्या होता है, एडवांस सैलरी टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड कैन नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन ड्यू। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर से सैलरी का कुछ एडवांस मांग लेते हैं कि यार अगले महीने की सैलरी मुझे अभी दे दो ना प्लीज। ठीक है, अगले महीने वाली सैलरी मुझे इस महीने दे दो ना सर, मुझे मार्च में ना आप प्लीज अप्रैल वाली सैलरी भी आप अभी दे दीजिए। ठीक है, मार्च में आप अप्रैल वाली सैलरी भी आप प्लीज मुझे अभी ही दे दीजिए। तो अब इस केस में क्या हो जाता है कि आपको सैलरी टैक्सेबल कब हो जाती है, ड्यू और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो रिसीव हो गई मार्च में, तो मार्च में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा इस पे। तो क्या गवर्नमेंट बाद में कह सकती है, जब अप्रैल में ये वाली सैलरी ड्यू होगी, तो गवर्नमेंट आपसे कह सकती है क्या कि लाओ इस पर टैक्स दो? नहीं, गवर्नमेंट तब इस पर नहीं कह सकती। तो एडवांस सैलरी कब टैक्सेबल होती है, जब वो आपको मिल जाती है। तो जब वो ड्यू होगी तो दोबारा से वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, ऑलराइट। Arrears taxed on due basis unless not possible, relief under section 89 available in special cases। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इंटरेस्टिंग केस है ये। इसके बारे में हम लोग आज ही की क्लास में ऑब्वियसली सैलरीज वाले चैप्टर में ही हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है कि एरियर्स होते हैं। ठीक है, सपोज आपका किसी इंप्लॉयर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अब आपका किसी इंप्लॉयर के साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो आप कह रहे हो कि यार मेरी सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ से बढ़नी चाहिए, इंप्लॉयर कह रहे हैं कि नहीं 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 बढ़नी चाहिए। अब आप सैलरी लेने से ही मना कर रहे हो कि नहीं नहीं ये तो डिस्प्यूट है, आपका कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, एंड ये केस चलते चलते 2 साल बाद रिजॉल्व होता है। तो अब आपको पिछले 24 महीनों की हर महीने की 10,000 रुपए की सैलरी इंक्रीमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो पिछले 2 महीने यानी पिछले 2 साल यानी 24 मंथ्स इंटू 10,000 रुपीज यानी 2,40,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,40,000 रुपीज आपको एक साथ मिल जाते हैं। अब आइडियली अगर देखा जाए तो ये 2,40,000 रुपीज तो पिछले 2 साल में ड्यू होते रहे होंगे हर महीने। ठीक है, ये 2,40,000 रुपीज जो मिला है, इसमें से हर महीने 10,000 रुपीज पिछले 2 साल में ड्यू होता रहा होगा, लेकिन ये डिस्प्यूटेड था, तो ये इसीलिए पिछले 2 सालों में टैक्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड था, इसलिए पिछले 2 सालों में टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो ये किस साल टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल आपको रिसीव होगा। तो कोई भी डिस्प्यूट वाली सैलरी आपकी कब टैक्सेबल होती है, जब वो आपकी रिसीव होती है। लेकिन इसमें एक पंगा और आ सकता है। पंगा ये आ सकता है कि हो सकता है 2 साल पहले के जो टैक्स रेट्स है वो थोड़े से कम थे, और अब 2 साल बाद के टैक्स रेट्स थोड़े से बढ़ गए हैं। तो फिर अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर 2 साल पहले के टैक्स रेट्स थोड़े से कम थे, तो एम्प्लॉई ये बोलेगा ना यार ये तो गलत बात है, क्योंकि मुझे इस साल मिली है तो मुझे इस साल के टैक्स रेट्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है। अगर ये सैलरी मुझे 2 साल पहले मिल जाती तो मुझे कम रेट से टैक्स देना पड़ता। तो सरकार कहती है भाई तू चिंता मत कर, तू पिछले वाले 2 साल पुराने वाले रेट्स के हिसाब से ही तू टैक्स दे दे। तो जितना भी एक्सेस आपका आएगा इस साल बिकॉज ऑफ द टैक्स इंक्रीज, उतने की आपको रिलीफ मिल जाएगी, और इसको बोला जाता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। इसको भी हम लोग डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। एग्जाम्पल वगैरह आप पढ़ लेना। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास ये 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एडवांस सैलरी वर्सेस लोन वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो एडवांस सैलरी के बारे में हम लोगों ने तो बात कर ही ली, जिस महीने आपको मिल जाती है उसी महीने वो टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, फिर एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अच्छा, एक चीज होती है लोन। लोन क्या होता है, लोन ये होता है कि जब एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है। ठीक है, एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है, तो इसका सैलरी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया ना ऑल टुगेदर। जब एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है, तो उस लोन पर ऑब्वियसली एम्प्लॉई इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, वो लोन भी रीपे करेगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो वो सैलरी की तरफ से टैक्सेबल होने का तो कोई इसका पॉइंट ही नहीं होता। और दूसरा होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या होता है कि मैं अपने बॉस से जाकर कहता हूं कि सर आप मुझे अभी 30,000 रुपीज दे दीजिए प्लीज, हर महीने मेरी सैलरी में से 3,000 रुपीज काट लीजिएगा। ठीक है, हर महीने मेरी सैलरी में से 3,000 रुपए काट लीजिएगा। तो दिस इज एडवांस अगेंस्ट सैलरी, कि मैंने अभी आपसे 30,000 रुपए एक साथ लमसम ले लिए, बल्क में आपसे ले लिए, और मैं कह रहा हूं कि हर महीने आप मेरी सैलरी में से 3,000 रुपए काट लीजिएगा, 10 महीने के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सैलरी की तरफ से टैक्सेबल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भी सैलरी की तरफ से टैक्सेबल नहीं किया जाता है। जैसे जैसे आगे चलकर सैलरी ड्यू होती है, तभी तभी टैक्सेबिलिटी आपकी राइज होती रहती है।
डन। अच्छा, एरियर्स ऑफ सैलरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एरियर्स ऑफ सैलरी के बारे में हम लोगों ने नहीं बात की, हम लोगों ने डिस्प्यूटेड सैलरी के बारे में बात की थी। एरियर्स ऑफ सैलरी क्या होता है? एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब होता है जब आपको सैलरी मिलनी थी लेकिन अभी मिली नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर मिलनी थी तो मतलब वो ड्यू हो चुकी है, तो जिस साल वो ड्यू हो जाएगी उसी साल वो वाली सैलरी टैक्सेबल होगी, और जिस साल वो सैलरी मिलेगी उस साल वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर यही एरियर्स डिस्प्यूट की वजह से होते हैं तो फिर जिस साल आपको सैलरी मिलेगी उसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगी। डन। उसके बाद भाई साहब यहां पर देखो पे स्केल टाइप्स, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आप लोग देखो पे स्केल टाइप्स, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। और सैलरी, अच्छा हाँ, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। सैलरी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, सैलरी से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन सैलरी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, और उस बड़े से क्वेश्चन में सारे के सारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि सैलरीज वाले हेड में आपको पढ़ते समय जब आप पूरा का पूरा सैलरीज पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इट्स गेटिंग अ लिटिल बोरिंग या इट्स गेटिंग अ लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड, हाउ एम आई गोइंग टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। बट जब आप सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यार दिस इज वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं और आपको प्रोविजंस याद भी आते जा रहे हैं। सो सैलरीज के लेंथ की वजह से ना डिमोटिवेट नहीं होना, डिमोरलाइज मत होना, इसको छोड़ने के बारे में मत सोचना। सैलरीज वाले चैप्टर को आपको छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। ऑलराइट। तो एक चीज होती है फिक्स्ड पे स्केल और एक चीज होती है ग्रेडेड पे स्केल, ठीक है। फिक्स्ड पे स्केल का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने सीए बनने के बाद कोई एक कंपनी ज्वाइन की, आपका पहला ही पैकेज लगा 24 लाख रुपीस का। अब अगले साल आपका जब परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाएगा, आपका जो भी अप्रेजल होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था, ठीक है। आपने अगर पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तब तो आपको हाइक उस हिसाब से मिलेगी, अदरवाइज आपको उस हिसाब से हाइक नहीं मिलेगी। फिर एक होता है ग्रेडेड पे स्केल। ग्रेडेड पे स्केल यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, और वहां पर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि हर साल आपकी सैलरी कितने अमाउंट से बढ़ेगी, ठीक है। वो होता है ग्रेडेड पे स्केल। तो मैं ग्रेडेड पे स्केल का आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखो, फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये माइंड मैप में ही दिया हुआ है, देखो। फॉर एग्जांपल मिस मुस्कान ज्वाइन इंडियन रेलवेज ऑन 1 अगस्त 2016, ठीक है। 1 अगस्त 2016 को मिस मुस्कान ने इंडियन रेलवेज को ज्वाइन किया फॉर अ पे स्केल ऑफ 20,000, 1500, 23,000, 2,000, 33,000, 2,500, 43,000। तो इनकी सैलरी किस तरह से होगी? इनकी सैलरी अब इस तरह से होगी, इन्होंने 1 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया, तो 1 अगस्त 2016 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक, मतलब एक साल, 1 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक इनकी सैलरी कितनी होगी? इनकी सैलरी होगी 20,000 रुपीज पर मंथ। इनकी सैलरी होगी 20,000 रुपीज पर मंथ। फिर अगले साल के लिए इनकी सैलरी में 1,500 रुपीज को जोड़ दिया जाएगा, मतलब फ्रॉम 1 अगस्त 2017 टिल 31 जुलाई 2018 इनकी सैलरी होगी 20,000 प्लस 1,500, यानी 21,500 रुपीज पर मंथ। इनकी सैलरी हो जाएगी 21,500 रुपीज पर मंथ। फिर अगले साल के लिए इनकी 21,500 रुपीज वाली सैलरी में फिर से 1,500 रुपए जोड़ दिया जाएगा, तो 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक इनकी सैलरी हो जाएगी 23,000 रुपीज पर मंथ। कैसे? क्योंकि 21,500 रुपीज में हम लोगों ने जोड़ दिया 1,500 रुपए, हम लोगों ने यहां पर 1,500 रुपए जोड़ दिया, ठीक है। तो ये 23,000 रुपीज पर मंथ हो गया। अब जैसे ही यहां पर ये 23,000 रुपीज पर मंथ हुआ, तो अगला इंक्रीमेंट 2,000 रुपए का होगा, अगला इंक्रीमेंट 2,000 रुपए का होगा। तो 23,000 रुपीज के बाद अगले साल मंथली सैलरी 2,000 रुपए से बढ़ जाएगी, अगले साल मंथली सैलरी 2,000 रुपए से बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर जब तक 33,000 नहीं पहुंच जाता तब तक 2-2 हजार रुपए से सैलरी बढ़ती जाएगी। तो अभी 25,000 रुपए महीना हुई, फिर 2,000 बढ़ी तो 27,000 रुपए महीना हुई, फिर 2,000 रुपए बढ़ी तो 29,000 रुपीज पर मंथ हुई, फिर 2,000 रुपए बढ़ी तो 31,000 रुपीज पर मंथ हुई, फिर 2,000 रुपए से बढ़ी तो फिर 33,000 रुपीज पर मंथ हो गई, ठीक है। तो फिर 33,000 रुपीज पर मंथ हो गई। जैसे ही 33,000 रुपीज पर मंथ पहुंची, अगला इंक्रीमेंट 2,500 रुपीज पर मंथ का होगा। तो अब इसकी सैलरी बढ़ जाएगी 2,500 रुपीज पर मंथ, 2,500 रुपीज पर मंथ के रेट से इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। एंड फिर अगले साल भी 2,500 रुपीज पर मंथ के रेट से इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी सैलरी 43,000 रुपीज नहीं पहुंच जाती। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी सैलरी 43,000 रुपीज नहीं पहुंच जाती। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊं स्कैनर से, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं स्कैनर से। Wait, let me show you.
ये देखो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आरटीपी मे 2025, ठीक है। तो ये स्कैनर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। आरटीपी मे 2025 में क्या दिया हुआ है? मिस्टर कुणाल एज 27 years is an employee in a private company posted in Delhi. He was appointed on 1st February 2024 in the scale of 60,000, 1,000, 70,000, ठीक है। 60,000, 1,000, 70,000 मतलब 1st February 2024, ये क्या हो गया? 1st February 2024। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैंक पेज ही इंसर्ट कर लिया। अब मैं आपको आराम से समझा दूंगा ये वाली चीज। तो देखो ये क्वेश्चन क्या था कि 1st February 2024 से 60,000, 1,000, 70,000 he furnishes you the following information for the previous year 25-26, ठीक है। अब इसकी सैलरी देखना बहुत आराम से आप लोग। 1st February 2024, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वाली टाइमलाइन देखो, अगर आप लोग ये टाइमलाइन देखो, ध्यान से देखना, ये वाली टाइमलाइन देखो। दिस इज सपोज 1st February 2024, ठीक है। एक साल कब कंप्लीट होगा? एक साल कंप्लीट हो जाएगा 31st January 2025। फिर एक साल कब कंप्लीट होगा? 31st January 2026। और फिर एक साल कंप्लीट होगा 31st January 2027, ठीक है। 31st January 2027। तो यहां से लेकर यहां तक सैलरी कितनी आएगी? यहां से लेकर यहां तक सैलरी आएगी 60,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक सैलरी कितनी आ जाएगी? ये आएगी 61,000 रुपीज पर मंथ। और यहां से लेकर यहां तक सैलरी कितनी आएगी? यहां से यहां तक सैलरी आएगी 62,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। यहां से यहां तक सैलरी कितनी आएगी? यहां से यहां तक सैलरी आ जाएगी 62,000 रुपीज पर मंथ। हम कौन से प्रीवियस ईयर में? हम प्रीवियस ईयर 25-26 में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर 25-26 में फॉल कर रहे हैं। मतलब हमें चाहिए 1st April 25 से 31st March 26। तो 1st April 25 कहां पर फॉल करेगा? दिस इज 31st of January, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 फरवरी, ये हो जाएगा 31 मार्च, और यही हो जाएगा आपका 1st April। तो 1st April 25 से लेकर यहां तक आपका आ जाएगा सपोज 31st March 26, ठीक है। 31st March 2026। मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो सैलरी है वो आएगी 61,000 रुपीज पर मंथ। तो ये कितने महीने हो गए? अप्रैल से लेकर 31st of January तक। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो कितने हो गए? 9 महीने हो गए और 10 महीने और। तो 61,000 रुपीज इंटू 10, ठीक है। 61,000 इंटू 10 कैसे आया ये? 1st April से 31st of January, 1st April से 31st of January तक सैलरी कितनी है? 61,000 रुपीज पर मंथ। फिर 31st January से हम लोगों की सैलरी बढ़कर कितनी हो गई है? 62,000 रुपीज पर मंथ। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो सैलरी है वो आएगी 62,000 रुपीज इंटू 2, ठीक है। फरवरी और मार्च की सैलरी आएगी। तो जो इसकी टोटल सैलरी हो जाएगी प्रीवियस ईयर 25-26 में, इसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? प्रीवियस ईयर 25-26 में इसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 61,000 रुपीज इंटू 10, 61,000 रुपीज इंटू 10 एम प्लस, और फिर 62,000 रुपीज इंटू 2 एम प्लस, और ये इसकी टोटल सैलरी आ जाएगी 7,34,000 रुपीज, ठीक है। ये टोटल सैलरी आ जाएगी 7,34,000 रुपीज। अब आप यहां पर अगर देखोगे तो इसकी जो टोटल सैलरी आएगी वो यही आएगी, बेसिक सैलरी 7,34,000 रुपीज। देख रहे हो आप लोग, ये आ जाएगी 7,34,000 रुपीज। तो इसी तरह से पूरे के पूरे सैलरीज वाले चैप्टर में, इसी तरह से पूरे के पूरे सैलरीज वाले चैप्टर में छोटे छोटे इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस डेडिकेटेड कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये कम से कम अगर एग्जाम में आएगा तो ये कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वैसे तो आरटीपी में मार्क्स होते नहीं है, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट आया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका निकाला जाता है। ऑलराइट, ये हो गया हम लोगों का ग्रेडेड पे स्केल वाली चीज भी यहां पर हो गई है। और उसके बाद अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सेक्शन 17(1) के बारे में, ठीक है। अब हम लोग यहां पर सेक्शन 17(1) के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। सैलरी के कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो सैलरी के कंपोनेंट्स में जो ब्रॉड डेफिनेशन होती है उसमें कैश और नॉन कैश पेमेंट्स दोनों के दोनों आ जाते हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं? वी हैव वेजेस, वी हैव एन्युइटी और पेंशन, वी हैव ग्रेचुइटी, वी हैव फीस कमीशन, वी हैव एडवांस ऑफ सैलरी, लीव एनकैशमेंट, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्रेशन, और ये सारी चीजें, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशंस टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये सारी की सारी चीजें आपकी सैलरी में आती हैं। और एक एक करके पूरे के पूरे सैलरीज वाले चैप्टर में हम लोग इन सब चीजों से रिलेटेड बात करेंगे,
ठीक है, एक एक करके हम लोग इन सारी चीजों से रिलेटेड बात करते रहेंगे। मैं आपको एक बार सेल्फ स्टडी बुक में दिखा देता हूं कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वी डन विद बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, वी डन विद बेसिस ऑफ चार्ज, वी डन विद दिस एडवांस सैलरी वर्सेस लोन वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी, देन वी आर डन विद दिस एरियाज ऑफ सैलरी, ये भी हम लोगों ने यहां पर कर दिया है। फिक्स्ड पे स्केल, ग्रेडेड पे स्केल, ये हम लोगों ने यहां पर कर दिया है। सैलरी, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी में हम लोग सेक्शन 17(1) पे आ गए हैं, और सेक्शन 17(1) के अंदर हम लोगों ने ये इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब वेजेस क्या होता है? नॉर्मली जो भी पैसा आपको मिलता है वही वेजेस है, इसमें ज्यादा हम लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है अलाउंसेस। ठीक है, हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये है अलाउंसेस। बहुत ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनना, ठीक है, लिसन टू मी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुली। ठीक है, अलाउंस होता क्या है? अलाउंस होता क्या है? सबसे पहले ना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। डिटेल लेक्चर होता है, रेगुलर लेक्चर होता है, तो और डिटेल में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन अभी क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो रिवीजन लेक्चर में एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज आपकी जॉब लगी और आपका जो पैकेज लगा वो आपका पैकेज लगा 20 लाख रुपीज का, मतलब 20 लाख रुपीज इज योर सीटीसी। ठीक है, 20 लाख रुपीज इज व्हाट? 20 लाख रुपीज इज योर सीटीसी। नाउ योर सीटीसी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, नाउ योर सीटीसी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो इसमें होता है फिक्स्ड, ठीक है, और एक इसमें होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। सपोज यहां पर ये डिसाइड किया गया कि 18 लाख रुपीज आपका फिक्स्ड होगा और 2 लाख रुपीज आपका वेरिएबल होगा। 2 लाख रुपीज आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल मतलब बोनस वगैरह के तौर पर आपको दिया जाएगा। साल के एंड में देखा जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस कैसा किया और आपको फिर ये 2 लाख रुपए बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कई लोगों को मतलब साल में 2 बार मिलता है, कई लोगों को साल में 1 बार मिलता है। ठीक है, अब ये जो आपका फिक्स्ड है ना 18 लाख रुपए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो फिक्स्ड है ये 18 लाख रुपए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका बेसिक सैलरी, एक होता है आपका बेसिक सैलरी, और दूसरे में आपका आता है अलाउंसेस। दूसरे में आपका आता है अलाउंसेस। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पोर्शन है इसका एक परसेंटेज आपकी बेसिक सैलरी मान ली जाती है। लेट्स से 80% ऑफ 18 लाख रुपीज। ठीक है, लेट्स से 80% ऑफ 18 लाख रुपीज। भाई ये क्यों आ जा रहा है बार बार? ठीक है, तुम लोगों की जरूरत नहीं है भाई, तू आना भाई, तुम्हारे ऊपर नहीं आ पाएगा क्या ये? चलो नहीं आ पाएगा तो परसों तक तो आ जा रहा था, कल तक तो आ जा रहा था। चलो तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर देख लेते हैं 18 लाख रुपीज का 80%। सपोज 18 लाख रुपीज का 80%, 18 लाख रुपीज का 80% कितना आता है? ये 14,40,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है 14,40,000 रुपीज। तो 14,40,000 रुपीज विल बी योर बेसिक सैलरी। ठीक है, 14,40,000 रुपीज विल बी योर बेसिक सैलरी, और जो कुछ भी बचा कुचा होगा, जो कुछ भी बचा कुचा होगा, जो कुछ भी बचा कुचा होगा 3,60,000 रुपीज, ये अलाउंसेस के नाम पर आपको दिया जाता है। ये अलाउंसेस के नाम पर आपको दिया जाता है। तो जब भी आप लोग टेक्स्ट पढ़ोगे ना, तो टेक्स्ट में हमेशा ये लिखा हुआ होगा कि अलाउंस जो है वो आपकी सैलरी के ओवर एंड अबव आपको कुछ और मिलता है। ठीक है, अलाउंस का मतलब होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना। ठीक है, जैसे बचपन से आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते आ रहे हैं ना, तो बाहर के कंट्रीज में पॉकेट मनी को अलाउंस ही बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई अमेरिकन शो वगैरह देखा होगा तो उसमें बच्चे कभी कभी बोलते हैं डैड कैन आई गेट अ रेज ऑन माय अलाउंस। ठीक है, डैड कैन आई गेट अ रेज ऑन माय अलाउंस। फिर डैड कहते हैं टॉक टू योर मॉम। ठीक है, फिर मॉम कहती है आई एम नॉट गोना गिव यू अ रेज ऑन योर अलाउंस, यू टॉक टू योर डैड। और फिर ये लोग आपस में बच्चे का पागल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज यहां पर चलती रहती है। तो अलाउंसेस बेसिकली होता क्या है? अलाउंसेस जब भी आप टेक्स्ट में पढ़ोगे या आप लिखोगे भी तो हमेशा यही लिखोगे कि सैलरी के ओवर एंड अबव मिलता है, लेकिन द ट्रूथ इज कि ये बेसिक सैलरी के ओवर एंड अबव मिलता है। ठीक है, ये बेसिक सैलरी के ओवर एंड अबव मिलता है। और अलाउंसेस में भी अब मल्टीपल अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, अलाउंसेस में भी हमारे पास मल्टीपल अलाउंसेस होते हैं। अलाउंस का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए आपको पैसा दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको टेलीफोन अलाउंस दे दिया। अब टेलीफोन अलाउंस का क्या मतलब हो गया कि आपके मोबाइल बिल के लिए आपको हर महीने 2,000 रुपए दिया जा रहा है, अज्यूमिंग। ठीक है, कि आपके मोबाइल बिल के लिए आपको हर महीने 2,000 रुपए दिया जा रहा है, तो साल भर का आपका टोटल मोबाइल अलाउंस कितना हो गया? 24,000 रुपीज का हो गया। अब आप जितना भी इसमें यूज करो, अगर आपका मोबाइल बिल 2,000 रुपए से कम आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी जेब से भरो, बेसिक सैलरी में से भर दो। ठीक है, बट द थिंग इज कि अलाउंसेस के नाम से आपको आपकी जो सैलरी है वो अलाउंसेस के नाम से ही मिलती है। तो सर इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत ही क्यों है? ये कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कई सारे अलाउंसेस में आपको डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो अगर आपने अपनी सैलरी के स्ट्रक्चर को अच्छे से एडजस्ट किया, ठीक है, आपकी सैलरी तो उतनी रहेगी, आपको टोटल 20 लाख रुपए ही मिलना है,
ठीक है, आप चाहे अलाउंसेस के नाम पर 3,60,000 रुपए लो, चाहे आप अलाउंसेस के नाम पर 1 लाख रुपए लो, ठीक है, लेकिन अगर आपके अलाउंसेस आपने प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लिए, प्रॉपर्ली आपने स्ट्रक्चर कर लिए, तो आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की जा सकती है। तो अब हम लोग यहीं पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे अलाउंसेस पर। कहां पर आ गए हम लोग? यहां पर आ गए थे हम लोग, इस वाले पेज पे, इस वाले डॉक्यूमेंट पे। अब हम लोग आ गए हैं अलाउंसेस पर। ठीक है, तो अलाउंसेस में क्या होता है? अलाउंसेस बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हर महीने आपको कुछ पैसा दिया जाता है और उसी को कहा जाता है अलाउंस। ठीक है, अब वो अलाउंसेस ऑब्वियसली आपके हाथ में टैक्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अलाउंसेस में आपको थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ अलाउंसेस में आपको थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन मिलता है। तो अब देखो, कुछ अलाउंसेस हमारे पास होते हैं विच आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ द टैक्स रिजीम्स। ठीक है, ओल्ड स्कीम में भी फुल्ली टैक्सेबल, न्यू स्कीम में भी फुल्ली टैक्सेबल। ये कुछ अलाउंसेस तो ये हो गए। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं विच आर फुल्ली टैक्सेबल, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं which are fully taxable under the default tax regime but partly exempt under the optional tax regime। ठीक है, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी न्यू स्कीम में तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, लेकिन ओल्ड स्कीम में पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, यानी ओल्ड स्कीम में ही फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ द टैक्स रिजीम। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा माइंड मैप यहां पर मैंने बनाया हुआ है, टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस वाला। ठीक है, बड़ा हो जा भाई तू। हाँ, इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा एक ये बनाया हुआ है, टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस का एक और माइंड मैप यहां पर बनाया हुआ है। तो बेसिकली यहां पर मैंने अपनी तरफ से एक और कैटेगरी ऐड कर दी थी, ध्यान से देखना। ये तो हो गए फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ द स्कीम्स। ठीक है, कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ द टैक्स रिजीम्स हैं, और जितने अलाउंसेस मैं आपको बताऊंगा ना, आपको उतने ही याद करने हैं। जब आप रेगुलर बैच में होते हैं हम लोग, या फिर सेल्फ स्टडी बुक से भी आप लोग पढ़ोगे तो या आईसीआई के स्टडी मटेरियल में देखोगे तो बहुत सारे के सारे अलाउंसेस आपके सामने मेंशन होते हैं, लेकिन वो आपको सारे के सारे अलाउंसेस नहीं पढ़ने, आपको थोड़े से ही अलाउंसेस पढ़ने। तो जितने अलाउंसेस मैं आपको बताऊंगा, आपको उतने ही अलाउंसेस पढ़ने। तो कुछ अलाउंसेस तो हो गए विच आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ द टैक्स रिजीम्स। ठीक है, डियरनेस अलाउंस उसमें से एक है। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई को बीट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया। अच्छा, हम लोगों को मालूम है कि अलाउंस को ये आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल नहीं रहा है, अलाउंस आपके सीटीसी का ही पार्ट होता है, लेकिन अब हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते रहेंगे कि अच्छा, महंगाई को बीट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, इसको हम लोग डियरनेस अलाउंस कहते हैं। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है महंगाई को बीट करने के लिए, टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोगों को दिखाई देगा। डन। तो डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत ध्यान से अभी मेरी बात सुनना। दो टाइप के डियरनेस अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, दो टाइप के डियरनेस अलाउंसेस होते हैं। एक होता है इन टर्म्स। ठीक है, एक होता है इन टर्म्स और एक होता है नॉट इन टर्म्स। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, एक होता है डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स और दूसरा होता है डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स वाला जो डियरनेस अलाउंस होता है, उसका सिंपल सा इतना मतलब होता है कि वो आपकी बेसिक सैलरी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो डियरनेस अलाउंस होता है वो अलग से यहां पर नहीं जाता। डियरनेस अलाउंस जो कि इन टर्म्स होता है वो आपकी बेसिक सैलरी का पार्ट हो जाता है। ठीक है सर, इसका फायदा क्या होता है? बहुत ध्यान से इसका लॉजिक सुना है। इसका फायदा ये होता है, देखो, जब आप रिटायर होते हो किसी भी कंपनी से, या एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो आजकल प्रैक्टिकली रेलेवेंट है, हर कंपनी में होता है कि जब आप किसी भी एक कंपनी में कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक रहते हो ना, तो वो कंपनी एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको कुछ पैसे देती है। ठीक है, वो कंपनी आपको एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड कुछ पैसे देती है कि अरे वाह, आप इतने सालों से हमारी कंपनी में थे और आपने इतने टाइम हमारी कंपनी को सर्व किया, हम आपके बड़े एहसानमंद हैं। तो हम उससे कहते हैं कि एहसान नहीं चाहिए, पैसा दे दो। ठीक है, तो वो कंपनी आपको पैसा दे देती है। तो कंपनी जो आपको पैसा देती है, इस पैसे को बोला जाता है ग्रेचुइटी। इस पैसे को बोला जाता है ग्रेचुइटी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कोई सीईओ लेवल का बंदा है, वो 5 साल से काम कर रहा है, और कोई सपोज क्लीनर है, वो भी 5 साल से काम कर रहा है। क्लीनर को भी कंपनी आभार प्रकट करने के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेगी, और सीईओ को भी कंपनी आभार प्रकट करने के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेगी, सॉरी ग्रेचुइटी पे करेगी। लेकिन क्या सीईओ का ग्रेचुइटी और क्लीनर की ग्रेचुइटी सेम लेवल की होगी? ऑब्वियसली नॉट। ये उनकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कौन सी वाली सैलरी? 50 तरह के तो इसमें बाइफिकेशंस बना रखे हैं, बेसिक सैलरी, फिक्स्ड, वेरिएबल, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, 50 तरह के तो यहाँ पर वो बाइफिकेशंस बना रखे हैं। तो यहां पर सरकार कहती है कि भाई बेसिक सैलरी जो होगी, जो बेसिक सैलरी होगी, उसके बेसिस पर आपकी ग्रेचुइटी वाला अमाउंट डिसाइड किया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपकी पेंशन वाला अमाउंट डिसाइड किया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका लीव एनकैशमेंट वाला अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जिनका अमाउंट आपको डिसाइड किया जाता है आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर। तो अगर डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलरी में मान लिया जाए,
तब आपकी बेसिक सैलरी ओवरऑल बढ़ जाएगी और आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आपको ज्यादा ग्रेचुइटी, आपको ज्यादा पेंशन वगैरह मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज वो ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो डियरनेस अलाउंस अगर इन टर्म्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि डियरनेस अलाउंस जो है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है। और कई बार आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस में ये वाली टर्मिनोलॉजी भी लिखी होती है कि डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक पे या डियरनेस अलाउंस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक पे, ठीक है। तो अगर डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक पे तो इसका मतलब डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स के बारे में बात हो रही है, एंड इफ द डियरनेस अलाउंस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक पे इसका मतलब डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स के बारे में बात हो रही है। आप लोग अभी तक के लिए फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक, हम लोगों को 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है, आप लोग वीडियो को करेंगे लाइक और बड़ी मजेदार स्पीड से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो वीडियो को आप लोग फटाफट से कर दो लाइक। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं। तो डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स हो सकता है, डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स हो सकता है। क्या फर्क है दोनों में, ये मैंने आपको बता दिया। जितना भी पैसा आपको डियरनेस अलाउंस के नाम पर मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, चाहे आप ओल्ड स्कीम में हो चाहे आप न्यू स्कीम में हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। तो जब आप तनिष्क वगैरह में जाते हो और जब आप तनिष्क वगैरह में जाते हो और आपकी मम्मी या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी होने वाली वाइफ अपने लिए ज्वेलरी देख रही होती है और आप ऐसे बोर होकर बैठ रहे होते हो, तो वो कंपनी, वो तनिष्क वाली आंटी जो आपकी मम्मी को या आपकी वाइफ को या आपकी गर्लफ्रेंड को दिखा रही होती है ज्वेलरी, तो वो आपसे कहती है सर आप कॉफी लेंगे क्या? तो आप कहते हो कि हाँ हम कॉफी ले लेंगे, और वो तनिष्क वाली आंटी आपके लिए कॉफी मंगवा देती हैं। अब क्या तनिष्क वाली आंटी अपनी जेब से उस कॉफी के पैसे देंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तनिष्क वाली आंटी को तनिष्क ने दिया होता है कि अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करो, ठीक है। तो ये होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये भी फुली टैक्सेबल हो जाता है। देन वी हैव सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस क्या होता है कि सपोज मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूं और मैं प्रयागराज में रहता हूं, उस एम्प्लॉयर ने मुझसे कहा कि सुनो निशांत, अब प्रयागराज में रहकर काम हो नहीं रहा है, यू हैव टू शिफ्ट टू मुंबई यार, we have our office in Mumbai and everybody needs you at the office, yeah, but we're done with this work from home shit, yeah, this is not working out for us, so you either move to Mumbai or you can resign the job, and trust me Nishant, we don't want you to resign, we want you to come to Mumbai, we want you to shift to Mumbai। मैंने कहा सर प्रयागराज में मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितना कम है आपको पता है, मुंबई में आऊंगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज्यादा बढ़ जाएगा मेरा आपको पता है? तो एम्प्लॉयर कहता है कि डोंट वरी यार, we're going to pay you something extra यार, you just come to Mumbai। दैट इज नोन एज सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ठीक है। और ये भी ऑब्वियसली पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस का भाड़ा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वाला भाड़ा, और घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाला भाड़ा भी कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉई ब्लाइंड, डेफ, डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए एग्जेम्पशन होता है, उनको 3200 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। So these are certain allowances which are taxable under both the schemes. Then let's talk about some allowances which are partly exempt under old scheme but fully taxable under new scheme, and this is something that is extremely important. Listen to me very carefully. ठीक है, तो allowances which are partly exempt in old scheme but fully taxable in new scheme. Partly exempt in old scheme but fully taxable in new scheme. इसमें हम लोगों के पास दो सेक्शंस आते हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास सेक्शन 1013A, ठीक है। एक आता है सेक्शन 1013A और दूसरा आता है सेक्शन 1014। 1014 के अंदर भी हमारे पास दो सबसेक्शंस आते हैं, 1014(1) और 1014(2). दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, बट सबसे पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है सेक्शन 1013A वाला, ठीक है। सेक्शन 1013A ये बात करता है हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। मतलब अगर आप किसी भी ऐसे शहर में जाके नौकरी करते हो जिस शहर में आपको किराए पर रहना पड़ता है, तो किराए को कॉम्पनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ पैसा देता है जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। अब ये जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये वैसे तो टैक्सेबल होता है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट किया जा सकता है ओल्ड स्कीम में। न्यू स्कीम में पूरी तरह से टैक्सेबल है, लेकिन ओल्ड स्कीम में थोड़ा सा एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। एग्जेम्पशन कितने अमाउंट का मिलता है? तो तीन चीजों को कंपेयर करते हैं और तीनों चीजों में से जो भी सबसे कम होता है उस चीज का एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहली चीज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना भी आपको एचआरए मिला उतना। नेक्स्ट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और नेक्स्ट आ जाता है 40% या फिर 50% ऑफ द सैलरी, ठीक है। 40% या फिर 50% ऑफ द सैलरी। 50% हम लोग सिर्फ 4 शहरों में लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में आप रह रहे हो तो फिर 50% ऑफ द सैलरी लेंगे, अदरवाइज 40% ऑफ द सैलरी लेंगे। सैलरी का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स वाला प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना।
पूरे के पूरे सैलरीज वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट हर जगह जब भी हम सैलरी के बारे में बात करेंगे तो सैलरी का मतलब यही तीन चीजों से आएगा। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डीए। कौन सा वाला डीए? कौन सा वाला डीए? इन टर्म्स वाला डीए, मतलब डीए विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आ जाता है? प्लस आ जाएगा कमीशन ऑन टर्नओवर। तो सैलरी का मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही मीनिंग होगा, कई जगह पर सैलरी का कुछ और भी मीनिंग होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जितना भी ये हाउस रेंट अलाउंस का आपको पैसा मिलता है उसमें से इन तीन चीजों में से जो भी सबसे कम होता है उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीजें? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और उसके बाद 40 या फिर 50% ऑफ द सैलरी। 40% ऑफ द सैलरी किसी भी और शहर में, 50% ऑफ द सैलरी हम लोग देते हैं अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में हो तो। कई सारे लोग इसको मेट्रो सिटीज करके याद करने की कोशिश करते हैं, बट प्लीज मेट्रो सिटीज बोलकर इसको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेट्रो सिटीज में बैंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहर भी आ जाते हैं जो कि इन चार शहरों में नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। तो ये हम लोगों ने हाउस रेंट अलाउंस किया। हाउस रेंट अलाउंस के बाद आप लोग यहां पर देखोगे अपनी सेल्फ स्टडी बुक में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेल्फ स्टडी बुक में ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मिस्टर राजकुमार इज फॉलोइंग रिसीट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक पे इसको कितना मिल रहा है? 40,000 रुपीज पर मंथ। डियरनेस अलाउंस इसको कितनी मिल रही है? 6,000 रुपीज पर मंथ। कमीशन इसको मिल रहा है 50,000 रुपीज पर एनम। क्या ये कमीशन ऑन टर्नओवर लिखा हुआ है? नहीं, कमीशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये ऑन टर्नओवर है, ठीक है। तो कमीशन आपको 50,000 रुपीज पर एनम मिल रहा है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर 1,500 रुपए पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। 15,000 रुपए पर मंथ का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार। तो राजकुमार के हाथ में कितना हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा, ये हम लोगों को निकालना है। Assuming he pays a rent of 16,000 rupees for his accommodation at कानपुर। ये कानपुर में रहता है और 16,000 रुपए पर मंथ का रेंट ये पे करता है। यहां पर लिखा हुआ है डियरनेस अलाउंस यानी डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब ये डीए इन टर्म्स है या ये डीए नॉट इन टर्म्स है? तो ये डीए इन टर्म्स है, राइट। मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड इन सेक्शन 115 बीएससी 1A। मतलब ये ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं। अब देखो इनको हाउस रेंट अलाउंस मिला कितना? इनको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 15,000 रुपीज पर मंथ। तो 15,000 रुपीज पर मंथ करके इनको एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस मिला 1,80,000 रुपीज का। यस, 15,000 रुपीज इंटू 12, तो हाउस रेंट अलाउंस इनको मिला 1,80,000 रुपीज का। उसके बाद 1013A में जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो कौन कौन सा होगा? सबसे पहला होगा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड विच इज 1,80,000 रुपीज। उसके बाद हमें देखना होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, ठीक है। तो रेंट इन्होंने कितना पे किया? रेंट ये पे कर रहे हैं हर महीने 16,000 रुपीज का, ठीक है। रेंट ये पे कर रहे हैं हर महीने 16,000 रुपीज का। तो टोटल साल भर में इन्होंने रेंट कितना पे किया होगा? इन्होंने टोटल रेंट पे किया होगा 16,000 रुपीज इंटू 12 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तो 10% ऑफ व्हाट? ये 5,52,000 रुपीज कहां से आया? ये 5,52,000 रुपीज यहां से आया। देखो सैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी? सैलरी में आएगी बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी ये आ गई, प्लस डीए इन टर्म्स, प्लस डीए इन टर्म्स 6,000 रुपीज। तो सैलरी आ जाएगी 46,000 रुपीज इंटू 12। अब आप लोग 46,000 रुपीज इंटू 12 करके देखो। ये एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों हो जा रहा है, ठीक है। 46,000 रुपीज इंटू 12 करके देखो, 46,000 इंटू 12 करके देखोगे तो ये 5,52,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 46,000 रुपीज इंटू 12 अगर करोगे तो 5,52,000 रुपीज ये यहां पर आ जाएगा। डन। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी ये आता है आपका 1,36,800 रुपीज। और उसके बाद हमारे पास तीसरी जो चीज आती है वो आती है या तो 40% ऑफ द सैलरी या तो 50% ऑफ द सैलरी। ये कौन से शहर में है? तो ये भाई साहब कानपुर में है, और अगर कानपुर में है तो यहां पर आएगा 40% ऑफ द सैलरी। तो 40% ऑफ 5,52,000 रुपीज ये आ जाता है 2,20,800 रुपीज। तो इनमें से जो भी सबसे कम होगा ये वाला 1,36,800 रुपीज, इसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड इवन दो आपको 1,80,000 रुपीज का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, आपके हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? आपके हाथ में टैक्सेबल होगा ओनली 43,200 रुपीज, ठीक है। तो ये 43,200 रुपीज का हाउस रेंट अलाउंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 1,33,800 रुपीज का हाउस रेंट अलाउंस आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन अपने आप से करना, ये वाला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो बहुत ही सही हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लाइक द अल्टीमेट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये हम लोग रेगुलर बैच में करते हैं। चलो अब आओ अपने अगले अलाउंस पर, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली नाउ।
सीरियसली लिसन टू मी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुली। हम लोग कौन सी कैटेगरी के अलाउंसेस पढ़ रहे हैं? हम लोग इस कैटेगरी के अलाउंसेस पढ़ रहे हैं, पार्टली एग्जेम्प्ट इन ओल्ड स्कीम, फुल्ली एग्जेम्प्ट इन न्यू, फुल्ली टैक्सेबल इन न्यू स्कीम। ठीक है, ये ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि ओल्ड स्कीम में पार्टली एग्जेम्प्ट है लेकिन न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल है। इनमें से अभी हम लोगों ने एक पढ़ा सेक्शन 1013A वाला हाउस रेंट अलाउंस। ध्यान से सुनना, सेक्शन 1014 में, ठीक है, सेक्शन 1014 में हमारे पास दो सबसेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1014(1) और सेक्शन 1014(2). ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 1014(1) में आपको एग्जेम्पशन उतने अमाउंट का मिलता है जितना अमाउंट आपने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे 2000 रुपए का कोई एक अलाउंस मिल रहा है, वट एवर अलाउंस इट मे बी, ठीक है, अगर मुझे 2000 रुपए पर मंथ का अलाउंस मिल रहा है, यानी साल भर में मुझे 24,000 रुपीज का वो अलाउंस मिला, राइट, मैंने यूज किया सपोज 20,000 रुपीज, बाकी 4,000 रुपीज अभी भी मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? टैक्सेबल अमाउंट विल बी ओनली 4,000 रुपीज। ठीक है, taxable amount will only be 4,000 rupees. Taxable amount will not be 24,000 rupees. Taxable amount will be 4,000 rupees. सर अगर आपने 24,000 रुपीज से ज्यादा यूज कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे 24,000 रुपीज मिला, मैंने 25,000 रुपीज यूज कर लिया, मतलब जितना अलाउंस मिला वो तो पूरा का पूरा यूज हो गया, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल अलाउंस एक पैसे का भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 1014(1) वाले जो अलाउंसेस होते हैं उनमें टैक्सेबिलिटी कितनी आती है, उनमें एग्जेम्पशन कितना मिलता है आपको? उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है टू द अमाउंट टू द एक्सटेंट यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो सेक्शन 1014(1) में आपको एग्जेम्पशन मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर आप जितना भी आप यूज करोगे उतने का आपको एक्सपेंडिचर, उतने का आपको अलाउ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सर 1014(2) क्या होता है? फिर 1014(2) होता है जहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलता है टू द एक्सटेंट मेंशन्ड इन लॉ, टू द एक्सटेंट मेंशन्ड इन लॉ, जितना लॉ में मेंशन्ड है उतने रुपए तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं आपको सेम एग्जांपल देता हूं, 24,000 रुपए वाला, मुझे महीने में 2,000 रुपए का किसी नाम से अलाउंस मिल रहा है, अब साल भर में मुझे 24,000 रुपए का अलाउंस मिल गया, लॉ कहता है कि 10,000 रुपए तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा। लॉ क्या कहता है कि 10,000 रुपए का ही तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा। मैं कह रहा हूं पर मेरा यूज तो 20,000 रुपए का हो गया, लॉ कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको एग्जेम्पशन 10,000 रुपए का मिलेगा, यानी 14,000 रुपए तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 24,000 रुपए में से 10,000 रुपए का तुमको हम एग्जेम्पशन देंगे, 14,000 रुपए तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू अलग अलग टाइप के अलाउंसेस, सेक्शन 1014(1) और सेक्शन 1014(2). ठीक है, 1014(1) कहता है कि आपने जितना यूज किया उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 1014(2) कहता है कि जितना लॉ ने कहा है उतने का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं, लेट्स सी। तो एग्जेम्पशन, तो जो 1014(1) वाले अलाउंसेस होते हैं उसमें 3 टाइप के अलाउंसेस हैं, और वो 3 टाइप के अलाउंसेस हैं HRU, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, मान लो ऑफिस में मेरे काम करने के लिए मुझे कोई एक हेल्पर चाहिए, तो उस हेल्पर की सैलरी देने के लिए एम्प्लॉयर ने मुझे कोई अलाउंस दिया, सपोज एम्प्लॉयर ने मुझे 20,000 रुपीज पर मंथ का अलाउंस दिया, मैंने एक हेल्पर हायर किया 15,000 रुपीज पर मंथ पे, तो मैं उसको 15,000 रुपीज पर मंथ दूंगा, 5,000 रुपीज जो मेरे हाथ में बचेगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसर्च अलाउंस, सपोज मुझे रिसर्च करने के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने अलाउंस दिया, रिसर्च करने के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने सपोज 2 लाख रुपीज का अलाउंस दिया, मैंने उसमें 1,80,000 रुपीज रिसर्च में लगाया, 20,000 रुपीज मेरे हाथ में अभी भी बचा हुआ है, तो ये 20,000 रुपीज मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिफॉर्म अलाउंस, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिफॉर्म अलाउंस, सपोज मुझे कोई एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस में काम करने के लिए बोला जा रहा है, अब मेरे पास उस यूनिफॉर्म को खरीदने के पैसे नहीं है, तो एम्प्लॉयर ने मुझे यूनिफॉर्म के नाम पर पैसे दिए, तो अब जितना भी सपोज एम्प्लॉयर ने मुझे 20,000 रुपीज दिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, मैंने उसमें से अगेन 15,000 रुपीज यूज किए, तो 15,000 रुपीज विल बी एग्जेम्प्ट एंड 5,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स। ठीक है, तो इन 3 अलाउंसेस को आपको याद रखना है, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये तीनों अलाउंसेस ओल्ड स्कीम में एग्जेम्प्ट हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, लेकिन न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, ये तीनों के तीनों अलाउंसेस न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल हैं। और अब आप आओ यहां पर 1014(2) वाले अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1014(2) वाले अलाउंसेस के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। कहीं से तो अंडू होता होगा, कहीं से तो अंडू होता होगा, नहीं होता, पता नहीं, कहीं से तो होता होगा, मुझे अभी दिख नहीं रहा, कल ही तो देखा था, कहीं से अंडू होता है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1014(2) वाले जो अलाउंसेस हैं वो कौन से हैं? 1014(2) वाले अलाउंसेस होते हैं एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट मेंशन्ड इन लॉ, जितना लॉ में मेंशन होगा उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन आपको कौन कौन से याद रखने हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देखो
सबसे पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सबसे पहला यहाँ पर क्या है? सबसे पहला है यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको कितने रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। सपोज मेरे पास 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों के लिए मुझे एजुकेशन के लिए अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है, मुझे 300 रुपए मिल रहे हैं, तो उसमें 100 रुपीज पर मंथ का मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी 200 रुपीज मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कितना सारा एग्जेम्पशन मिल रहा है, देख रहे हो आप लोग। फिर नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन का एग्जेम्पशन मिल जाता है। सर अगर 3 बच्चे हुए तो तीसरे बच्चे के लिए कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। अगर मुझे किसी ऐसे एरिया में भेज दिया जहां पर सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहां के लिए काम करने के लिए अगर मुझे अलाउंस मिल रहा है तो 200 रुपीज पर मंथ तक का मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर यहां पर आता है हमारे पास एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जो ट्रक के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं जिनको डेली अलाउंस नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पर एक चीज हम लोगों को और लिखनी होगी, एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस। नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस। एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस। अगर इनको डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है और इनको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला कुछ तो अलाउंस मिल रहा है, तो इनको कितने रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलेगा? या तो जितना भी मिला उसका 70% या फिर 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो 70,000 रुपीज अप टू 10,000 रुपीज पर मंथ। जितना भी सपोज 12,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, तो 12,000 रुपीज का 70% कितना आता है? 12,000 रुपीज का 70% कितना आता है? 12,000 रुपीज का 12,000 रुपीज का 70% कितना आता है? ये आता है 8,400 रुपीज। तो कितना एग्जेम्पशन मिल जाएगा? 8,400 रुपीज का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, 8,400 रुपीज का एग्जेम्पशन मिल जाएगा क्योंकि वो 10,000 रुपीज से कम है। राइट, ये हम लोगों के पास यहां पर सारे अलाउंसेस ये खत्म हो गए। पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर ओल्ड स्कीम, फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर न्यू स्कीम। एक बार इसको आप लोग देखो। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको आप लोग फिर से देख लो। पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर ओल्ड स्कीम और फुल्ली टैक्सेबल अंडर न्यू स्कीम। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोगों ने बात की सेक्शन 10(13)(a) के बारे में, जो कि हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात करता है। डन, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट हो जाता है। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 40 या 50% ऑफ द सैलरी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से शहर में हो। अगर आप दिल्ली मुंबई कोलकाता या चेन्नई में हो अगर आप दिल्ली मुंबई कोलकाता या चेन्नई में हो तो 50% ऑफ द सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ द सैलरी। पहली बात तो ये हो गई। अब यहां पर सैलरी का मतलब क्या आ जाता है? सैलरी का मतलब आता है बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 10(14) के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 सबसेक्शंस होते हैं, सेक्शन 10(14)(1) और सेक्शन 10(14)(2). सेक्शन 10(14)(1) में आपको एग्जेम्पशन मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और सेक्शन 10(14)(2) में आपको एग्जेम्पशन मिलता है टू द एक्सटेंट मेंशन्ड इन लॉ। सो 10(14)(1) के लिए हम लोगों ने 3 अलाउंसेस पढ़े, HRU, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। और 10(14)(2) में हम लोगों ने पढ़ा एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जहां पर आपको 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन का एग्जेम्पशन मिलता है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, जहां पर आपको 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन का एग्जेम्पशन मिलता है। ट्राइबल अलाउंस, जहां पर आपको 200 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है। और एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस, जहां पर आपको 70% या फिर 10,000 रुपीज पर मंथ तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो these are the allowances which are partly exempt under old tax regime लेकिन fully taxable under new tax regime। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे अलाउंसेस के बारे में which are partly exempt under both the tax regimes। ठीक है, which are partly exempt under both the tax regimes। और इसमें भी हमारे पास 10(14) आता है, 10(14)(1) और 10(14)(2। ठीक है, 10(14)(1), 10(14)(2। 10(14)(1) वही है, exemption to the extent of actual expenditure, and 10(14)(2) is exemption to the extent mentioned in law। कौन कौन से देखो, तो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। डीटीडीसी वाला होता है ना, वैसे ही आप लोग समझ लो, डीटीडीसी से तो यहाँ पर टीडीसी। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है टीडीसी, तो ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ट्रैवलिंग अलाउंस का यहाँ पर मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पर मैंने आपको तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस और ये सारी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ट्रैवलिंग अलाउंस देखते हैं। तो रुको रुको रुको, हाँ मुझे ये चाहिए। ट्रैवलिंग अलाउंस देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस इज द अलाउंस when you're going out of city, while conveyance allowance is given when you're traveling within the city only। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है? जब आप शहर से बाहर जा रहे होते हो,
ठीक है, जब आप शहर से बाहर जा रहे होते हो और आपको उसके लिए पैसा दिया जाता है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। कन्वेंस अलाउंस का क्या मतलब होता है, जब आप शहर के अंदर ही, जैसे भागा दौड़ी का आपका काम होता है, आपका काम ही, जैसे आप अगर सपोज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, आपका काम ही है घर घर जाके आपको अपनी सेल्स की पिच देनी है, आपको अलग अलग कंपनीज में जाकर सेल्स की पिच देनी है। तो आप दिन भर घूमोगे, ऑफिस का काम करोगे, तो वो दिन भर घूमोगे, आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म होगा, तो उसके लिए आपको जो पैसा दिया जाता है दैट इज नोन एज कन्वेंस अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब क्या हो गया, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने तक का किराया, ये हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या हो गया, जब आप शहर से बाहर जाते हो, बाहर आपको ट्रैवल करना है, तो दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का मतलब क्या हो गया, जब आप ऑफिस आवर्स में ऑफिस के काम से इधर उधर जाते हो, तो वो हो जाता है आपका कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, डेली अलाउंस क्या होता है, डेली अलाउंस भी क्या हो जाता है, जब आप शहर से बाहर जाते हो, या हाँ, जब भी आप शहर से बाहर हो या देश से बाहर हो और दिन भर के खर्चे के लिए आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है, आपको ट्रैवल करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, दैट इज ट्रैवल अलाउंस, लेकिन आपको दिन भर के खर्चे के लिए कुछ पैसा दिया जा रहा है, दैट इज डेली अलाउंस। तो ये जो ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस और ये जो कन्वेंस अलाउंस है, ये उतना ही एग्जेम्प्ट होता है जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया, बाकी आपके हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, और 1014(2) में हमारे पास आता है एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट मेंशन्ड इन लॉ, तो ये आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड, डफ, डेम्प, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लोग, यहां पर 3200 रुपए पर मंथ का आ जाता है। इसके बारे में तो हम लोगों ने यहां पर भी बात की ही थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर भी बात की थी कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो वैसे तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए 3200 रुपीज का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, ओल्ड स्कीम में भी और न्यू स्कीम में भी यहां पर ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी हो गई पार्टली एग्जेम्प्ट इन बोथ द स्कीम्स, पार्टली एग्जेम्प्ट इन बोथ द स्कीम्स। ठीक है, दोनों स्कीम्स में आपको पार्ट एग्जेम्पशन मिलता है। यहां पर भी 1014(1) और 1014(2) आता है। तो 1014(1) में कौन कौन से हो गए, यहां पर टीडीसी, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ये हो गया यहां पर। और 1014(2) में हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। 1014(2) में कितना हो गया, 1014(2) में हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद हमारे पास ये तीसरी कैटेगरी आती है, मतलब चौथी कैटेगरी आती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट इन ओल्ड स्कीम बट फुल्ली टैक्सेबल इन न्यू स्कीम। दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन ओल्ड स्कीम, ओल्ड स्कीम में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल है। अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस, अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और सम्चुअरी अलाउंस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग जाने भी दे सकते हो, बस इतना मतलब ध्यान में रख लेना कि ये ओल्ड स्कीम में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल है। एंड देन वी हैव फुल्ली एग्जेम्प्ट इन बोथ द स्कीम्स। फुल्ली एग्जेम्प्ट इन बोथ द स्कीम्स कौन सा है, जब फुल्ली एग्जेम्प्ट इन बोथ द स्कीम्स क्या है, इमेजिन करो आप यूएस में घूम रहे हो, ठीक है, इमेजिन करो आप यूएस में घूम रहे हो और भगवान ना करे लेकिन कोई आपका पासपोर्ट वॉलेट लेकर सब भाग गया। अब आप क्या करोगे, वहां पर पासपोर्ट भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है, अब आप क्या करोगे, फोन वोन भी आपके पास नहीं है। तो यू विल गो टू द नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी, यू विल गो टू द नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन एम्बेसी में जाओगे जब आप वहां पर यूएस में, और वहां पर आपको सारे के सारे गोरे दिखेंगे, तो आपके अंदर तसल्ली तो आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन एम्बेसी में गए और वहां पर आपको हमारी ब्राउन रंग वाली चमड़ी वाला कोई इंसान दिख गया, तो भाई पहले तो जाकर आप उससे गले मिलोगे, वो आपकी हालत देखकर आपके लिए चाय मंगाएगा, और यूएस में इंडियन एम्बेसी में जाकर आप चाय पी रहे होगे, क्योंकि वहां पर आपको अपना कोई भारतीय मिल जाएगा, वो कहेगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा पासपोर्ट, वॉलेट वगैरह सब कुछ मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंप्लॉइज होते हैं जो कि देश के बाहर सर्व कर रहे होते हैं, उनको सैलरी जो जा रही होती है वो सैलरी टैक्सेबल होती है, लेकिन जो भी उनको अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलते हैं वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, जो भी उनको अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलते हैं वो कंप्लीटली टैक्सेबल होते हैं, वो टैक्स फ्री होते हैं। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट इन बोथ द स्कीम्स, अलाउंसेस पेएबल आउटसाइड इंडिया। तो अलाउंसेस और परक्विजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये कंप्लीटली आप लोगों के क्या हो जाते हैं, ये कंप्लीटली आप लोगों के टैक्स फ्री अलाउंसेस हो जाते हैं। ये कंप्लीटली आप लोगों के टैक्स फ्री अलाउंसेस हो जाते हैं। डन, एक बार हम लोग यहां पर आ जाते हैं, तो ये जो सेल्फ स्टडी बुक है ये भी आपको दिखा देता हूं। सो डन विद दीज थिंग्स, हम लोगों ने ये 1014 वाली चीज कर ली है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड और ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी, लेकिन इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैंने माइंड मैप में बनाकर दिया है उतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, उतना ही आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल एरिया, ये सारे टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह ये सब करने की बहुत जरूरत होगी, तो ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर से कर लेना। एंड देन वी हैव अलाउंसेस व्हिच आर पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ द टैक्स रेजिम्स, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने बात कर ली है। उसके बाद अलाउंसेस व्हिच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ द टैक्स रेजिम्स, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। और अब हम लोग आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज एन्युइटी। ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट इज एन्युइटी। एन्युइटी का सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है, एन्युइटी का सिंपल सा मतलब होता है वही जो हम लोगों ने सीए फाउंडेशन मैथ्स में पढ़ा था, कि अगर आप लोगों को
हर महीने एक फिक्स या हर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे। एन्युइटी की 3 कंडीशंस थी जो हम लोगों ने सीए फाउंडेशन मैथ्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस वाले चैप्टर में पढ़ी थी, कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पर मिलना चाहिए और एक टाइम के बाद आकर वो एंड हो जाना चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एन्युइटी हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये एन्युइटी हो जाता है। तो अब ये जो एन्युइटी है, ये भी आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, लेकिन अभी हम लोग एन्युइटी से इतना ज्यादा कुछ नहीं है। एन्युइटी के अलावा हमारे पास ये 3 टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ग्रेचुइटी, ठीक है, एक तो है ग्रेचुइटी जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एक है पेंशन, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाता है लीव सैलरी। ठीक है, एक है ग्रेचुइटी, एक है पेंशन और एक हमारे पास आ जाता है लीव सैलरी। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो ग्रेचुइटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, ग्रेचुइटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया। ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक कंपनी में कुछ साल रह लेते हो तो वो कंपनी अपना आभार प्रकट करने के लिए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको कुछ पैसे देती है और इसी पैसे को ग्रेचुइटी कहा जाता है। ठीक है, इसी पैसे को ग्रेचुइटी कहा जाता है। अब ये जो ग्रेचुइटी आपको मिलती है, ये या तो आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है या तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपको मिल सकती है। ठीक है, ये जो ग्रेचुइटी है ये या तो आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी या तो ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगी। अगर ग्रेचुइटी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है तब तो ये कंप्लीटली फुल्ली टैक्सेबल होती है। ठीक है, अगर ये ग्रेचुइटी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अगर ये ग्रेचुइटी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है तब तो ये कंप्लीटली फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है तो देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ये ग्रेचुइटी आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, सॉरी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ये ग्रेचुइटी आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो तो दो चीजें देखी जाती हैं कि क्या आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड हो या आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं हो। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड हो तो टैक्सेबल तो होती है, लेकिन उसमें से आपको थोड़ा सा एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। कितने का एग्जेम्पशन मिलता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। क्या क्या, कौन कौन सी 3 चीजें, एक तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना भी आपको मिला वो। दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट यानी 20 लाख रुपए। स्टैट्यूटरी लिमिट का मतलब होता है सरकार ने अपनी मर्जी से बता दिया कि हाँ ठीक है 20 लाख रुपए तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, तो ये होती है स्टैट्यूटरी लिमिट, जो सरकार अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीज बताती है। तो ये स्टैट्यूटरी लिमिट हो गई 20 लाख रुपए। और नेक्स्ट आता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, राइट। 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ। ठीक है, जिस महीने आपको ग्रेचुइटी मिली उसके जस्ट पिछले वाले महीने में आपकी सैलरी कितनी थी, उसका 15/26 इंटू कितने साल आप सर्विस के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, कितने साल आप सर्विस के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद आप रिटायर हो रहे हो, तो वो आ जाता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, तो यहां पर सैलरी का मतलब हो जाता है बेसिक प्लस डीए बोथ। एचआरए में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। लेकिन यहां पर इफ यू आर अ पोगा एम्प्लॉय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यू आर अ पोगा एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हो गया पोगा। ठीक है, तो इफ यू आर अ पोगा एम्प्लॉय, इफ यू आर अ पोगा एम्प्लॉय देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ व्हाट इज एग्जेम्प्ट, नंबर 1 actual amount received, number 2 statutory limit that is 20 lakh rupees, and number 3 15/26 into last drawn salary per month into number of completed years of service। ठीक है, into number of completed years of service। सैलरी का मतलब हो जाता है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। बहुत ध्यान से अभी मेरी बात आप लोग सुनना। अगर आप एक पोगा एम्प्लॉय हो, सपोज आपने 30 साल 7 महीने बाद नौकरी छोड़ी, सपोज 30 साल 7 महीने बाद आपने किसी एक कंपनी में 30 इयर्स 7 मंथ्स काम किया और उसके बाद आप रिटायर हुए, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स कितने मानेंगे, 30 मानेंगे, 30 प्लस 7/12 करेंगे जैसे हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में करते थे सीए फाउंडेशन में, या हम इसको 31 मानेंगे। तो यहां पर लॉ कहता है कि अगर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स इज मोर देन 6 मंथ्स, इफ द फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स इज मोर देन 6 मंथ्स देन इट इज राउंडेड ऑफ। फॉर एग्जांपल 26 इयर्स 7 मंथ्स विल बिकम 27 इयर्स। लेकिन सर अगर 26 इयर्स 6 मंथ्स होता तो वो 26 इयर्स ही होता, 26 इयर्स 5 मंथ्स होता तो भी वो 26 इयर्स ही होता। इट्स ओनली व्हेन इट इज मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, ओनली व्हेन इट इज मोर देन 6 मंथ्स तभी हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 26 इयर्स 7 मंथ्स अगर होगा तो हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन है पोगा एम्प्लॉय की, ये कंडीशन है पोगा एम्प्लॉय की। अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉय हो, इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन देन एग्जेम्पशन कितने अमाउंट का मिलेगा वो थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर,
देखो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वो तो यही है, जो यहां पर है वही यहां पर है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख रुपीस, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख रुपीस, सेम सेम, चलो बच गए। अभी यहां पर यहां तक तो और कोई पंगा नहीं है, लेकिन यहां पर आ जाएगा दिस इज हाफ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। हाफ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। बहुत ध्यान से अभी यहां पर आप लोग बात को देखना, ठीक है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, इसको आप लोग देखो, ठीक है। आप लोग इसको देखोगे और आप लोग यहां पर इसको देखोगे, ठीक है। आप इन दोनों को देखोगे क्योंकि पहली जो दो चीजें हैं वो तो एकदम सेम है, चाहे आप पोगा एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन पोगा एम्प्लॉय हो। इफ यू आर अ पोगा एम्प्लॉय और इफ यू आर नॉट अ पोगा एम्प्लॉय, पहली दो चीजें सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट्स भी सेम है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो सेम है। तीसरी वाली चीज डिफर करती है, अगर आप एक नॉन पोगा अगर आप एक पोगा एम्प्लॉय हो तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, और अगर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स 6 महीने से ज्यादा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर देते हो, आप उसको बढ़ा देते हो, डन। लेकिन अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉय हो तो ये आता है हाफ into average salary of the last 10 months, half into average salary of the last 10 months, मतलब पिछले 10 महीने की सैलरी निकालो, उसको डिवाइडेड बाय 10 करो तो एवरेज सैलरी निकल कर आती है। हाफ into average salary of the last 10 months into number of completed years of service, ठीक है। यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, वही जो एचआरए में था, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। देखो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, तो पिछले 10 महीने की बेसिक सैलरी निकालो, पिछले 10 महीने का डीए इन टर्म्स निकालो, पिछले 10 महीने का कमीशन ऑन टर्नओवर निकालो, फिर डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो आपके पास एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी, ठीक है। उसका आधा कर दो तो हाफ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। यहां फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अगर आप एक नॉन पोगा एम्प्लॉय हो तो फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, मतलब इवन इफ यू हैव सर्व्ड फॉर 26 इयर्स 9 मंथ्स इट विल बी टेकन ओनली 26 इयर्स, ठीक है। पोगा एम्प्लॉय में क्या था कि अगर आपने 26 इयर्स 7 मंथ्स के लिए काम किया तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 27 इयर्स, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर आपने काम किया तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 27 इयर्स। लेकिन नॉन पोगा एम्प्लॉय में क्या है, नॉन पोगा एम्प्लॉय में होता है कि इफ यू वर्कड फॉर सपोज 26 इयर्स 7 मंथ्स तो भी इट विल बी टेकन ओनली एज 26 इयर्स ओनली, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को हमेशा हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, तो ये चीज आपकी आ जाती है, डन। इसी के साथ हम लोगों का ग्रेचुइटी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है। तो ग्रेचुइटी में होता क्या है, बेसिकली ग्रेचुइटी आपको मिलती है जब भी आप कंपनी में बहुत समय तक काम कर लेते हो तो कंपनी अपना आभार प्रकट करने के लिए आपको कुछ ग्रेचुइटी वाला अमाउंट देती है। अब ग्रेचुइटी आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी मिल सकता है और ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के समय भी मिल सकती है। अगर ग्रेचुइटी आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलती है तो ये क्या हो जाती है, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है तो देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ग्रेचुइटी आपकी कितनी टैक्सेबल हो जाती है, कुछ भी नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो देखा जाता है आप पोगा एम्प्लॉई हो या आप नॉन पोगा एम्प्लॉई हो। अगर आप पोगा एम्प्लॉई हो तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख रुपए, और फिर 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। लास्ट ड्रॉन सैलरी में हमारे पास पिछले महीने की बेसिक प्लस डीए आ जाती है, डीए में इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स दोनों इंक्लूड किया जाता है। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स में देखते समय अगर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स 6 महीने से ज्यादा होता है तो उसको राउंड अप कर दिया जाता है। अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉई हो तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख रुपए, और फिर हाफ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। यहां पर एवरेज सैलरी किस तरह से निकाली जाती है, पिछले 10 महीनों की बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर निकाल के उसको डिवाइडेड बाय 10 किया जाता है तो एवरेज सैलरी आ जाती है। और फिर हम लोग इसका आधा निकालते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस में यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, चाहे 9 महीना हो, चाहे 10 महीना हो, चाहे 11 महीना हो, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई ग्रेचुइटी वाली बात। अब हम लोग अपने नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट पर आते हैं और इसका नाम है पेंशन। इसका नाम है पेंशन। पेंशन क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम कर करके रिटायर कर जाते हो तो उसके बाद आपको जो भी पैसा मिलता है वो पेंशन मिलता है, ठीक है। आपको महीने में हर महीने आपको पेंशन मिलती रहती है, हर महीने आपको पेंशन मिलती रहती है। और अच्छा, क्या पेंशन आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है जैसे ग्रेचुइटी मिली थी? नहीं, ग्रेचुइटी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, पेंशन आपको थोड़ी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। पेंशन का तो मतलब ये रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा, ठीक है। तो पेंशन आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है, डन। तो पेंशन आपको जो भी मिलती है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होती है अगर वो पेंशन आपको मंथली मिल रही है तो। अगर पेंशन आपको मंथली मिल रही है तो ये पेंशन आपके लिए हाथ में हमेशा टैक्सेबल होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी टोटल पेंशन का एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड लमसम में ले सकते हो,
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी टोटल पेंशन का एक लमसम अमाउंट ऐसे ही ले सकते हो, ऐसे ही आप विथड्रॉ कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। और जो पेंशन आपको हर महीने मिल रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है। अगर पेंशन आपको हर महीने मिल रही होती है तो उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। और अगर पेंशन आपको ऐसा होता है कि आप उसमें से कुछ लमसम आप विथड्रॉ कर रहे हो तो इसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है, जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो तो कंप्लीटली टैक्सेबल होती है फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। ठीक है। जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाती है फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन होती है, जो लमसम पेंशन होती है, वो डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब ये आपके हाथ में कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के अलावा कोई और एम्प्लॉय हो, अगर आप गवर्नमेंट के अलावा कोई और एम्प्लॉय हो तो फिर उसमें से थोड़ा सा आपको एग्जेम्पशन मिलता है। कितना एग्जेम्पशन मिलता है ये डिपेंड होता है कि आपने, ये डिपेंड होता है कि आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है या आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है। अगर आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही होती है तो टोटल पेंशन का आधा एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है। अगर आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही होती है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही होती है तो टोटल पेंशन का आधा एग्जेम्प्ट हो जाता है। आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है। तो इसी के साथ हम लोगों का पेंशन वाला पोर्शन भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो पेंशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पेंशन में हम लोगों ने देखा कि पेंशन आपको रिटायरमेंट के समय पे मिलती है। ठीक है। अब अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन ले रहे हो तब तो ये सारे इंप्लॉइज के लिए टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप कम्यूटेड पेंशन ले रहे हो तो देखना पड़ता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर आपके हाथ में जो भी कम्यूटेड पेंशन होती है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो तो आपके हाथ में हम लोगों को ये देखना होता है कि आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही थी या आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही थी। अगर आपको ग्रेचुइटी भी मिली होती है तो 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। और अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही होती है तो हाफ ऑफ द टोटल पेंशन अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अपने आप से सेल्फ स्टडी बुक से कर सकते हो, या अगर आपको मेरे साथ करना है तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करके उसके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। देन वी हैव लीव सैलरी। अब ये लीव सैलरी वाली क्या बवाल है? लीव सैलरी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को साल में कुछ छुट्टियां अलाउड होती हैं जो वो छुट्टियां ले सकता है, लेकिन उसकी सैलरी नहीं कटती। ठीक है। वो साल में वो ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ छुट्टियां ले सकता है लेकिन उसकी सैलरी नहीं काटी जाती है। ठीक। अब अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसने साल भर में वो छुट्टियां ली ही नहीं। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने साल भर में वो छुट्टियां ली ही नहीं, अब ये क्या करेगा? ये इन छुट्टियों को या तो रोल ओवर कर देगा, अगले साल ले लेगा, या तो ये छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी, या तो इन छुट्टियों के बदले वो पैसा ले लेगा। आइडियली अगर वो इन दिनों में छुट्टी लेता तो उसके पैसे नहीं कटता, लेकिन वो इन दिनों में छुट्टियां ना लेकर ऑफिस गया तो फिर उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। तो छुट्टियों के बदले जब उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो इसी को लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट कहा जाता है। ठीक है। छुट्टियों के बदले जब उसको सैलरी मिलती है, जब छुट्टियों के बदले जब उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है तो इसी को लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब अगर लीव सैलरी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तब तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है हर तरह के एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। अगर लीव सैलरी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है तब तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है हर तरह के एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर ये लीव सैलरी आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है, अगर ये लीव सैलरी आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है तो हम लोगों को ये देखना होता है कि क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही थी या ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही थी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तब तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिमिट। यहां पर स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेचुइटी देखा था। ग्रेचुइटी में स्टैट्यूटरी लिमिट वाज 20 लाख रुपीस, बट लीव एनकैशमेंट में स्टैट्यूटरी लिमिट इज 25 लाख रुपीस। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट व्हिच इज 25 लाख रुपीस, एंड देन वी हैव 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। और एवरेज सैलरी पर मंथ का भी यहां पर क्या मतलब आ जाता है कि भाई पिछले 10 महीने का बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर लो, उसको डिवाइडेड बाय 10 करो और फिर उसको इनटू 10 कर दो। बेसिकली पिछले 10 महीनों की टोटल सैलरी। ठीक है। और चौथा होता है लीव क्रेडिट इन मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है। तो लीव क्रेडिट इन मंथ्स अभी कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, इसको हम लोग अभी समझते हैं। और एवरेज सैलरी पर मंथ, तो एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, वही बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। 10 महीने का निकालो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो वो आपकी एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये लीव क्रेडिट क्या होता है। ठीक है। लीव क्रेडिट क्या होता है? तो देखो, सरकार कहती है कि कोई भी कंपनी एक साल में 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियां आपको अलाउ नहीं करेगी।
ठीक है, सरकार क्या कहती है कि कोई भी कंपनी एक साल में आपको 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियां अलाउ नहीं करेगी। अगर कोई कंपनी 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियां अलाउ करती है तो हम 30 ही दिन का मान के चलेंगे, 30 दिन के ऊपर वाली छुट्टियों का हम लोग पैसा आपका एग्जेम्पशन वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, तो एक साल में 30 दिन की छुट्टियां आपको अलाउ हो जाती हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज कोई एक एम्प्लॉई है, उसने 20 साल काम किया। सपोज कोई एक एम्प्लॉई है, उसने 20 साल काम किया, हर साल उसको 30-30 दिन की छुट्टियां मिल रही थी, तो टोटल उसको लीव्स कितनी अलाउड थी? 30 यानी उसको टोटल 600 लीव्स अलाउड थी। ठीक है, यानी उसको 600 लीव्स अलाउड थी। कितनी छुट्टियां अलाउड थी? उसको 600 लीव्स अलाउड थी। ठीक है, उसने सपोज आउट ऑफ 600 उसने सपोज 360 छुट्टियां अवेल की। ठीक है, उसने 360 डेज की छुट्टियां अवेल की, उसने 360 डेज की छुट्टियां अवेल की। तो अभी उसके पास कितनी छुट्टियां और बची हुई हैं? 600 माइनस 360। अभी उसके पास कितनी छुट्टियां और बची हुई हैं? 600 माइनस 360, यानी उसके पास 240 लीव्स अभी भी बची हुई हैं। मतलब उसके पास अभी भी 240 लीव्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं लीव क्रेडिट। उसके पास 240 डेज का लीव्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लीव क्रेडिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीव क्रेडिट। तो उसके पास 240 डेज का लीव क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो सरकार कहती है कि आप लीव क्रेडिट निकालो, लेकिन महीनों में निकालो। तो ये अगर हमारे पास डेज हैं तो इसको मंथ्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली डिवाइडेड बाय 30 करके। तो 8 महीनों का लीव क्रेडिट हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, 8 मंथ्स की लीव क्रेडिट हमारे पास पड़ी हुई है, और हर महीने के लिए एवरेज सैलरी पर मंथ से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूं, या तो आप सेल्फ स्टडी बुक से और स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो। आज रात 12 बजे तक ही फास्ट ट्रैक बैच पर 15% ऑफ का ऑफर भी चल रहा है, जिसको आप लोग अवेल कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है, तो 240 लीव्स हमारे पास है। 240 लीव्स को अगर हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मंथ्स आ जाता है। तो 8 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, 8 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, इससे हम लोगों का लीव क्रेडिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स आ जाता है। मतलब लीव क्रेडिट इन मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाता है। और एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे आया? वही 10 महीनों का बेसिक प्लस डी इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर होल डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इनमें से जो भी सबसे कम होगा उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डी इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, और लीव क्रेडिट का मतलब लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन, एंड ओनली 30 days लीव्स आर अलाउड इन अ ईयर। ओनली 30 days लीव्स आर अलाउड इन अ ईयर। तो हम लोगों के ये 3 कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से यहां पर दिखा देता हूं ये 3 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कैसे पढ़ लिए हैं। तो ये सेल्फ स्टडी बुक में मैं आपको दिखा रहा हूं, ग्रेचुइटी वाला हम लोगों का काम हो गया है। तो ग्रेचुइटी के लिए जो चार्ट मैंने यहां पर दिया है वो सेल्फ स्टडी बुक में भी आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, सारी की सारी चीजें, एंड उससे रिलेटेड ऑफ कोर्स काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग देख सकते हो। काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव पेंशन। तो पेंशन वाली चीज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पेंशन से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख सकते हो आप। देन वी हैव लीव सैलरी। तो लीव सैलरी में हम लोगों ने ये बात कर ली, लीव सैलरी या फिर लीव एनकैशमेंट, इससे भी रिलेटेड हम लोगों ने बात कर ली, और इससे भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप लोग अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आप लोग अपने आप से बात कर सकते हो। और अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों का प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट। आप लोग फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक। अगर आप लोगों को अभी तक स्पीड अच्छी लग रही है, सब कुछ मजा आ रहा है, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक। ऑफ कोर्स ये रिवीजन सेशन है, लेकिन हम लोग थोड़ा आराम आराम से कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। ऑल्दो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आज समझाने का कुछ है नहीं, जितना जहां पर समझाने की जरूरत थी वहां पर मैंने आप लोगों को अच्छे से पूरा समझाया है। अब कितना एग्जेम्पशन होगा, क्या एग्जेम्पशन होगा, उसमें समझाने का कुछ नहीं है। ठीक है, कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, राइट। अब ये कितने अमाउंट का एग्जेम्पशन होगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, उसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, तो वो आप लोग अपने आप से भी कर सकते हो। मैं बस आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किस तरह से माइंड मैप्स आपको देखना है और कैसे आप लोग सेल्फ स्टडी बुक से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी स्कैनर में आपको अगेन मैं बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही नहीं है। तो स्कैनर में भी जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो फुल फ्लेजेड टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि जब हम लोगों ने ग्रेडेड पे स्केल के बारे में बात की, तो एक बड़े से क्वेश्चन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक छोटू सा एडजस्टमेंट था ग्रेडेड पे स्केल के बारे में। ठीक है, चलिए सर, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रोविडेंट फंड्स का कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से अब आप लोग मेरी बात सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनोगे कि सर ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है। ठीक है, ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है।
तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक तरह का फोर्स्ड तरीका होता है जिससे सरकार आपको इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर करती है, ठीक है, जिससे सरकार आपको इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर करती है। प्रोविडेंट फंड में हर साल आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किया जाता है और एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से उतना ही पैसा प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करता है। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयर अपनी जेब से आपके प्रोविडेंट फंड में कुछ डालेगा तो ये आपकी सैलरी कंप्यूटेशन में ऐड किया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कुछ भी दे, एम्प्लॉयर अगर टीडीएस देगा तो वो भी सैलरी के में कंप्यूट होगा। एम्प्लॉयर अगर प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये वाला पैसा अल्टीमेटली आप ही को मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड होता क्या है, हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट कट के प्रोविडेंट फंड में जाएगा और जब आप रिटायर हो जाओगे तो प्रोविडेंट फंड से आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट। तो हर महीने आपकी सैलरी में से भी कुछ पोर्शन कटता है और जितना पोर्शन आपकी सैलरी में से कटता है उतना ही पोर्शन एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ये टोटल अमाउंट उसमें प्रोविडेंट फंड में अक्यूमुलेट होता रहता है, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है और रिटायरमेंट के टाइम पर ये सारा का सारा पैसा आपको मिल जाता है जिससे आपकी रिटायर्ड लाइफ आराम से अच्छे से बीतती रहे, ठीक है। तो ये हो गया है हम लोगों का प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का प्रोविडेंट फंड। 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो पागल हो गया क्या? एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। तो ये जो हमारे तीन होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज के लिए होते हैं। ये स्पेसिफिकली किसके लिए होते हैं? ये स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज के लिए होते हैं। और ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ये नॉन एम्प्लॉइज भी इसमें चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोविडेंट फंड में, किसी भी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हमारे पास 4-5 ट्रांजैक्शंस होते हैं। 5 ट्रांजैक्शंस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है। क्या? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, नंबर 1। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, नंबर 2। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिलता है, नंबर 3। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिलता है, नंबर 4। और रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम विथड्रॉल होता है, नंबर 5। इन 5 ट्रांजैक्शंस के अलावा किसी भी प्रोविडेंट फंड में कोई छठा ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड्स का डिस्कशन शुरू किया था, बट मुझे लगता है इट्स ऑलरेडी 1 आवर 50 मिनट्स, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी हमारा डिस्कशन होगा या फिर बचे हुआ जितना भी सैलरी से रिलेटेड हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे पास लेक्चर नहीं आएगा, वो भी आएगा। तो कल एक तो ये जो बचा हुआ सैलरी वाला पोर्शन हो जाएगा वो आ जाएगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला लेक्चर आप लोगों के पास वापस रात को 9 बजे, तो वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सैलरीज वाला जो पार्ट 2 है वो आपको कल दिन में कभी भी आ जाएगा। वो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, सुबह मेरी 8 से 10 क्लास होती है, उस क्लास के बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये सैलरीज का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर दूंगा और वो मैं इस वाले चैनल पर ही अपलोड कर दूंगा। एंड जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला है वो हम लोगों का रात को 9 बजे अपने शेड्यूल टाइम पर वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। Since it's 1 hour 50 minutes that I've recorded this session, और तो अभी आप लोग जब इसको देख रहे होगे तो बस मैं एक बार लास्ट टाइम याद दिलाना चाहता हूं कि आज रात 12 बजे तक ही फास्ट ट्रैक बैच पर ये 25% ऑफ, सॉरी 15% ऑफ वाला ऑफर है, नॉट 25%, 15% ऑफ वाला ऑफर है। तो आप लोग चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर सकते हो, और बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। I'll see you guys tomorrow. Take care. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सब सही लग रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशंस हैं, अगर आपको लगता है कि सर ये वाली चीज और कर दोगे तो फिर सही रहेगा, तो फिर हम लोग उसको और कर सकते हैं क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है। ये मत करना क्वेश्चन भी कराओ, क्वेश्चंस करना है तो आप लोग फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भर भर के क्वेश्चंस कराए हुए, उसके डेमो लेक्चर्स के लिंक्स भी आपको यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अलावा बाकी अगर आपका कोई भी और सजेशन है तो वो आप देना, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।